मॉर्निंग, जय हिंद। बहुत बढ़िया। ग्रेट, वेलकम एवरीवन। ये लोग कौन? अरे थैंक यू नीरज, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया। ये कौन समराइज कर रहा है? वैशु आएस, निशा, ड्रीम लाइफ, बहुत ही बढ़िया। जानवी, वेरी नाइस। तुम सबको अच्छा बच्चा अवार्ड भेजे जा रहे हैं और होम डिलीवर हो रहा है। स्नेहा, जूली, बहुत बढ़िया। एक बात याद रखना, इस गेम का नाम है समराइजेशन। अगर तुम जितना मर्जी पढ़ना पढ़ लो, लेकिन जब तक तुम समराइज नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। सिंपल एज दैट। सो एज गुड एज दैट, इट्स अ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम। इतना अच्छा पढ़ाना और इतना अच्छा पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं होता। चाहे अपनी नोटबुक में करो, चाहे ऑनलाइन करो, चाहे ऑफलाइन करो, मेक श्योर समराइजेशन करो। ऑलराइट, तो आज हम क्या करें? तो आज हम लोग खत्म कर देंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव को और सेंटर स्टेट रिलेशंस कोशिश करेंगे स्टार्ट कर पाएंगे। एवरीवन इज क्लियर विद दिस और नॉट? यस सर, एकदम। ऑलराइट, तो आई होप कल तक कोई डाउट नहीं है, और अगर है तो हम लोग डाउट सेशन रखेंगे। सो वी विल हैव मेनी डाउट सेशंस दिस मंथ, ताकि तुम्हें जो डाउट होगा तुम उसको पूछ सकते हो। ओके, ऑलराइट सर। तो अभी हमने कहां स्टार्ट करें? तो कल तक हमने खत्म कर दिया है बहुत सारे टॉपिक्स। सो हमारे टॉपिक्स हो चुके हैं द फॉलोइंग: हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स खत्म, यूनियन टेरिटरी खत्म, प्रीएम्बल सिटीजनशिप फंडामेंटलाइज, डीपीएसपी ड्यूटीज, यूनियन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव खत्म, स्टेट लेजिस्लेचर और आज स्टेट एग्जीक्यूटिव खत्म। ओहो सर, दिल्ली का स्टेशन करीब आते हुए। ओ 1 2 3 4 ओनली दिस। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये डन। ऑलराइट, एवरीवन इज क्लियर विद दिस और नॉट? सो बहुत ही करीब पहुंच गया है सर मामला। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं। एवरीवन पे अटेंशन। यस सर। तो कल तक हमने स्टार्ट किया था और आज हम खत्म कर चुके थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का क्वेश्चन, और ये मैंने तुम्हें क्वेश्चन पूछा था कि ये मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, तो यू शुड बी नोइंग एबल टू आंसर। तो ये कोशिश किया करो, ऐसे क्वेश्चन मैं देता हूं तो एक बार आंसर लिखने की कोशिश कर लो। वैसे मैं तुम्हारे साथ बहुत सारे आंसर राइटिंग सेशंस करूंगा, लेकिन कम से कम आंसर लिखने की कोशिश जरूर कर लो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एकदम समझ में आ रहा है। एवरीवन इज क्लियर? यस सर, बहुत बढ़िया सर। तो कल हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स पढ़ लिया था, हमने ऑर्डिनरी बिल पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था कि ऑर्डिनरी बिल के हिसाब से लोकसभा इज इक्वल टू राज्यसभा, लोकसभा इज इक्वल टू राज्यसभा एंड राज्यसभा इज इक्वल टू लोकसभा, लेकिन विधानसभा इज नॉट इक्वल टू विधान परिषद। आप इंसल्ट कर देते हो। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में? फिर हमने देखा था मनी बिल में, मनी बिल में लोकसभा का रोल वैसा ही है जैसे विधानसभा का है। बिल्कुल सही बात है। तो अगेन विधानसभा इज द वन which will dominate the proceedings in case of money bill। सबको याद आ रहा है या नहीं समझ में? सब बिल्कुल समझ में? बहुत बढ़िया सर। तो सर लेकिन आपने पूरा फॉर्मूला बताया था। सबसे लास्ट स्टेप इज असेंट बाय द गवर्नर। यस सर। Once a bill is passed, तो सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे। Everyone sit back, relax, enjoy। ओके सर, पिक्चर थोड़ा दिखा रहे हो यार, पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। अच्छा पढ़ रहे हो सर? ओके, so once the bill is passed by विधान सभा, अगर ये यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यूनिकैमरल मतलब एक ही हाउस है, तो बिल पास होगा विधानसभा से, फिर वहां से निकल जाएगा गवर्नर के पास, गवर्नर साहब उसको असेंट देंगे। मुबारक हो, क्या हो गया मेरे बच्चे? लॉ बन गया सर, लॉ। ओके, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है तो विधानसभा भी होगा, विधान परिषद भी होगा। सो बिल जो है वो ये दोनों पास करेंगे और फिर जाएगा गवर्नर के पास और गवर्नर साहब देंगे असेंट। मुबारक हो, लॉ बन गया। सर प्रोसेस एकदम सेम है, कोई टेंशन ही नहीं है। नो बिल कैन बिकम अ लॉ until unless it is passed by both the houses or one house depending upon कि यूनिकैमरल है ये बाइकैमरल एंड असेंटेड बाय द गवर्नर। सबको समझ में आया या नहीं? तो अब मैं एक, एवरीवन इज क्लियर विद दिस और नॉट? यहां तक सबको क्लियर है? पिक्चर एकदम क्लियर होनी चाहिए। ओके, इतना सिंप्लीफाइड होना चाहिए कि शक की गुंजाइश ही ना रहे। देयर हैज टू बी नो डाउट, इट हैज टू कम वेरी स्मूथली एकदम। ऑलराइट सर, आगे चलते हैं। सर आगे चलेंगे। अब देखो शराफत का जमाना क्या है। शराफत का जमाना यह है कि अगर मान के चलो दोनों हाउसेज है, विधानसभा इस बिल को पास कर दे, वेरी गुड सर, फिर विधान परिषद इस बिल को पास कर दे, वेरी गुड सर, और फिर ये गवर्नर साहब के पास जाए, ओके वेरी गुड सर, और फिर जो गवर्नर साहब है वो इस बिल को भी असेंट दे दे और मुबारक हो, लॉ बन गया। ये अच्छी बात है, बिल्कुल सर। ये आइडियल सिचुएशन है,
लेकिन हमेशा तो ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, सिचुएशन खराब हो सकती है बिकॉज ऑफ आर्टिकल 200 एंड आर्टिकल 201 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे दो ऑब्स्टेकल्स है, आर्टिकल 200 एंड 201। 200 वैसा ही है जैसा आर्टिकल 111 था। कैसी बातें कर रहे हो सर? 111 क्या था? विदहोल्डिंग द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। कुछ याद आ रहा है या नहीं? आ रहे यहाँ सर, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसको तुम लोग प्यार से वीटो बोलते थे, वो वीटो नहीं था, withhold the assent. When the bill is presented to by the both the houses of the parliament after passing the bill, the president shall either assent to the bill or withhold his assent therefrom. याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर, उसमें 89 ऐड करो। ओ, अरे आर्टिकल 200, oh, when the bill is presented to the governor, then he shall either give his assent or withhold his assent therefrom. चलिए 89 का फॉर्मूला देखा है बेटा, पेटेंटेड फॉर्मूला, सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Everyone has understood this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है। The context here is all the bills passed by the state legislature are sent to the governor for assent. Once a bill is sent to the governor for his assent, he can either give assent to the bill or withhold the assent or return the bill to the legislature for reconsideration if it is not a money bill. सबको याद आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? अरे बाबा हाँ या ना, चले गए हो क्या सर? आज ना अकेले पढ़ लो सर, हम लोग को बड़ा हमें पता चला है कि आर्या पार्ट 3 आ रही है, तो हम लोग अभी से टीवी लगा के देखे रहे। कुछ भी होती होगी सर। ओके सर, तो मैं एक सुंदर सा डायग्राम बनाऊंगा और आज मैं तुमको फिजिक्स का सर्किट डायग्राम सिखाऊंगा। ध्यान से सुनना। एवरीवन रेडी? अरे रेडी या नहीं रेडी यार? कैसे लोग सर? एक तो आप सुबह सुबह पॉलिटी पढ़ाते हो, फिर बोलते हो रेडी रेडी। कैसा रेडी करने का बाबा? ओके देखो, ओके ये क्या है सर? अरे रुको यार, ऑलराइट, ये है विधानसभा, अच्छा ठीक है, ये है विधान परिषद, ठीक है सर, ये है बिल, अच्छा इसने पास कर दिया, यस इसने पास कर दिया, ओके ये सुनो, या इसने पास कर दिया और इसने पास। तो कौन से बिल की बात कर रहे हो सर? अरे बाबा ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा हूँ। ओके अच्छा सर, मनी बिल की बात क्यों नहीं कर रहे? अरे बाबा मनी बिल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, मनी बिल में तो गवर्नर साहब रोक नहीं सकते। ओह आर यू अंडरस्टैंडिंग? मनी बिल हैज टू बी असेंटेड, यस और नो? सबको याद आ रहा है कि नहीं? सर ये ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है। अब ऑर्डिनरी बिल में गवर्नर साहब के पास क्या क्या चॉइसेस है? चॉइस नंबर 1, सब लोग ध्यान से सुनो, असेंट दे दो सर। ओहो बहुत ही बढ़िया सर, क्या बन जाएगा? लॉ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया? सर चॉइस नंबर 2 बताओ, असेंट देने का दिल नहीं कर रहा, नहीं देना, नो विदहोल्ड कर लो। ओके विदहोल्ड हिज असेंट, तुम्हें याद है इसी को पॉकेट वीटो बोला जाता था। हाँ सर, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ठीक है विदहोल्ड मैं नहीं देता सर, इसका कोई टाइम पीरियड ना, इसका कोई टाइम पीरियड भी नहीं, ये क्या बात है? ओके दूसरा, तीसरा तरीका ये कि वो इस बिल को रीसेंड कर देंगे फॉर, और वापस भेज देंगे, सेंड बैक फॉर रिकंसिडरेशन। क्या करेंगे? सेंड बैक फॉर रिकंसिडरेशन। किसके हाउस का? दोनों हाउस रिकंसिडर करेंगे, रिकंसिडरेशन ऑफ बोथ द हाउसेस। सर आपको पता होना चाहिए और ये बहुत ही जरूरी आवश्यक सूचना है कि ये केवल वन टाइम हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने इस बिल को दोबारा पास कर दिया ना सर, अगर ये बिल दोबारा विधानसभा से निकला या विधान परिषद से निकला और दोबारा पास हो गया, फिर क्या हुआ? बुरा हुआ सर। क्या हुआ बताओ ना? बुरा हुआ। अरे यू शैल गिव असेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? ये है आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है तो एग्जैक्टली वैसा है जैसे आर्टिकल 111 प्रेसिडेंट के लिए था, वैसे गवर्नर साहब के लिए है आर्टिकल 200। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? अरे बाबा समझ लो कि नहीं? सर इससे हमको एक चीज और समझ में आ गई, क्या? कि गवर्नर साहब भी प्रेसिडेंट साहब की तरह केवल बिल को डिले कर सकते हैं। यस, दे कैन नॉट परमानेंटली स्टॉप इट। यस, यू कैन नॉट स्टॉप इट। सर उसका भी रीजन है ना, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? गवर्नर साहब है एग्जीक्यूटिव, ये है लेजिस्लेचर, ये है लेजिस्लेचर। सबको समझ में आया या नहीं? तो सौरभ सर ने थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया बिजनेस में। ये शेयर मार्केट में गए, चलते शेयर मार्केट में इन्होंने 500 करोड़ रुपए की शर्त लगा दी और इन्होंने बोल दिया कि ही इज अ फ्रेंड फिलोसोफर गाइड टू द चीफ मिनिस्टर। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है बेटा, बिकॉज ये आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज गवर्नर अपॉइंटी है। क्या है सर? अपॉइंटी है।
तो गवर्नर के ऊपर तो फ्रेंड फिलोसोफर गाइड का इल्जाम नहीं लग सकता, उनके ऊपर तो इल्जाम एजेंट ऑफ द यूनियन का लगता है। तो जहां मर्जी जो मर्जी लॉजिक मत यूज कर दिया करो। एक दिन मेरा एक फ्रेंड था संता सिंह गया अमेरिका। संता सिंह को पता चला कि जो नासा है उसका रॉकेट नहीं चल रहा है। तो संता सिंह ने बोला, अल्लाह हमारे दिल्ली में भी लंबरेटा नहीं चलती ना, हमारी स्कूटर नहीं चलती, हम उसको टेढ़ा कर देते हैं, पेट्रोल आ जाता है रेडिएटर में, फिर चल जाती है। उसने टेढ़ा किया, वो रॉकेट फिर उसके बाद कभी नहीं उड़ा। तो जहां मर्जी जो मर्जी लॉजिक नहीं यूज करते ना भाई। ओके वेरी गुड। हाँ वो देखो गौरव, देखो कैसी वैसी बातें कर रहे हैं, बोले दीदी से पूछो। वेरी गुड। और सबको समझना है। तो सर ऐसे बात ना, हमारे ऐसे बातें मत क्या करो, हमारे सिविक्स में फुल मार्क्स आते थे। अच्छा सॉरी। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? ओके 100 में से 100 आते थे सर हमारे सिविक्स में, हालत देखा है हमारी। सबको समझ में आया या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? तो गवर्नर के लिए ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग मत कराना, फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, कहीं एग्जामिनर हंसते हंसते बेहोश ना हो जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया? ये सुनो, फिर तुम्हें उसको एग्जाम देना पड़ेगा। एवरीवन इज क्लियर विद दिस और नॉट? अब है प्रॉब्लम। अब जो मैं 5 चीजें बता रहा हूं उसको रट लो। क्या बताना सर? तो पहले ये देख लो। ऑलराइट, 5 चीजें जो मैं बता रहा हूं उसको रट लो। एवरीवन, इफ अ बिल वायोलेट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, सब लोग लिखोगे, सब लोग लिखो। इफ अ बिल वायोलेट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा? हाँ सर। If a bill is against directive principles of the state policy, if the bill is against the directive principles of state policy, if the bill involves some kind of conflict with union powers, if the bill involves some kind of conflict with the union powers, if the bill is against the larger interest of the country, if the bill is against the larger interest of the country and people, and if the bill endangers or if the bill may endanger the position of the High Court in the state, and if the bill satisfies 1 or 2 or 3 or 4 or 5 and is not a money bill, then the governor can reserve the bill for the reconsideration of the president. सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मेरे को ये रट्टा हुआ मनता है। क्या मैंने बोला सर? आपने बोला सर इफ द बिल वायोलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यस और नो? वेरी गुड। ये देखो प्रभात कितना इंटेलिजेंट है। इफ द बिल इज अगेंस्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स Constitution of India, yes or no? Very good. ये देखो प्रभात कितना इंटेलिजेंट है। If the bill is against the directive principles of state policy, if the bill interferes with the powers of the union, if the bill is against the larger interest of the country or that of the people, and if the bill may endanger the position of the High Court of the state, और इन सबको एक डब्बे में डालो, बट ये मनी बिल नहीं होना चाहिए, then the governor can reserve the bill, सब लोग लिखेंगे पहले, reserve the bill for the reconsideration of the president। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं बोल रहा हूं सब लिख रहे हैं, yes or no? अरे बाबा लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? सर तुमने लिखा कि नहीं लिखा या नहीं आ रहा है? मैं बोल रहा हूं सब लिख रहे हैं, yes or no? अरे बाबा लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? सर तुमने लिखा कि नहीं लिखा? सर आज ना ज्योतिषी ने बोला है आज ज्यादा लिखना मत। ओके, आज ऐसा ग्रह चाल है कि लिखना मना है। अच्छा अच्छा लिख रहे हो? अच्छा सर आज राशिफल आया पंजाब केसरी में कि लिखना मना है, आज मेहनत करनी मना है, आज पढ़ाई करने से तकलीफ होगी। बहुत बड़े वंशिका ने देखो पूरा डिटेल लिख दिया, ज्योति ने भी पूरा डिटेल लिख दिया, ईरा ने, सबने लिख लिया। सर लिख लिया सर, हमने लिख लिया। 5 चीजें होनी चाहिए, 5 चीजें, 5 चीजें, 5 चीजें, एक का 5, एक का 5। गलती से भी भूल गए, अगर तुम इनमें से कोई भी एक चीज भूल गए, घबराने का नहीं, कुछ नहीं होता। अच्छा ओह ऑलराइट सर। सो ये जो 5 चीजें ना सर, ये 5 चीजें ओके, अगर इनमें से कोई भी चीज भूल गए ओके, घबराने का बिल्कुल नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर इनमें से 5 चीजों में से कुछ भी भूल गए, 100 रुपए मांगने का, अगले साल का फॉर्म भरने का, कोई टेंशन नहीं है। आर यू अंडरस्टैंड? सो द प्रेसिडेंट, सो द गवर्नर के लिए 5 कंडीशन है। वायोलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, interferes with the union power, larger interest of people, and it may endanger the
पोजीशन ऑफ द हाई कोर्ट। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? लेकिन याद रखना ये मनी बिल नहीं है। Are you understanding this part? सबको समझ में आया या नहीं आया? Everyone has understood this part. सबको समझ में आया? Yes, sir. So everyone is clear with this or not? Yes, sir. अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा फिजिक्स का डायग्राम, और ये फिजिक्स का डायग्राम होते ही बहुत ही आनंददायक स्थिति हो जाएगी। ओके सर, बहुत ही बढ़िया सर। ऑलराइट, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे। सो अब हमारी सिचुएशन यहाँ पर इस तरह से चलेगी। अब ध्यान से देखना, ओके, और मैथमेटिकल फॉर्मूला एकदम फॉलो करते हुए चलना, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये है विधानसभा, ये है विधान परिषद, ये है गवर्नर। सर ये कितने सारे बॉक्सेस बनते जा रहे हैं? विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर। बहुत बढ़िया। ये कौन है सर? अरे रुको ना यार, सर बताओ ना ये है कौन? अरे रुको, अच्छा ये है प्रेसिडेंट। अरे हाँ, और ये क्या है सर? ये है पार्लियामेंट। ओके, सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? सर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। अब प्लीज इसको समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो मैं बड़ा खुश होऊंगा, और अगर तुम्हें नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मेमोराइज कर लेना। तुम तो पहले से मेमोराइज कर करके तुम्हारे सिविक्स में 100 मार्क्स आ ही जाते थे, तो आज भी आ ही जाएंगे। यू अंडरस्टैंडिंग? तो कोशिश कर लो। ओके सर ऐसे मत बोलो सर, हमारे सिविक्स में पहले से 100 आते थे सर। अच्छा मैं मानता हूँ, तो तुम वही फॉर्मूला यूज कर लेना। तो इसको समझो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पहले फॉर्मूला समझो। सपोज विधानसभा ने बिल पास किया और विधान परिषद ने बिल पास किया, और गवर्नर साहब ने इस बिल को असेंट नहीं दिया। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तो गवर्नर साहब क्या करते सर? सर गवर्नर साहब इस बिल को रिटर्न कर देते। यस और नो? यस और नो? यस सर। फिर उसके बाद विधानसभा इस बिल को दोबारा पास करता है। यस। विधान परिषद इस बिल को दोबारा पास करता है। यस। और इस बिल को दोबारा गवर्नर साहब के पास भेज दिया जाता है। यस और नो? यस। अब फॉर्मूला देखो, यू नोटिसिंग हुआ क्या है? क्या हुआ सर? तुम्हें आता है फिजिक्स का सर्किट डायग्राम्स आते हैं कि मुझसे पढ़ना तुम्हें फिजिक्स ऑप्शन? नहीं सर आपसे नहीं पढ़ेंगे, हम खुद पढ़ लेंगे। यहां पर आई पहली बार, ऐसे देखो करंट ऐसे फ्लो किया पहली बार, फर्स्ट टाइम, विधानसभा से विधान परिषद, विधान परिषद से गवर्नर, गवर्नर ने वापस भेजा। सर ये तो कनेक्टेड हो रहा है, देख रहे हो? हाँ, ओहो, करंट फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, वापस आया, फिर से विधानसभा के पास गया, फिर से विधान परिषद के पास गया, और वापस गवर्नर साहब के पास। ओए होए, सर्किट कंप्लीट हो गया। जैसे सर्किट दूसरी बार करंट लेकर आता है, गवर्नर साहब को असेंट देना पड़ेगा। आज तक किसी ने नहीं समझाया था सर, करंट वाले चैप्टर में पॉलिटी था, इसलिए समझ में नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सबको समझ में आया कि नहीं? बेटा करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑलराइट, सो सबको समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में? देखो, विधानसभा से विधान परिषद, विधान परिषद से गवर्नर, गवर्नर साहब ने इसको वापस भेजा, करंट वापस गया, वापस गया, वापस गया, और फिर से विधानसभा ने उसको पास किया, फिर से विधान परिषद ने उसको पास किया, और करंट पूरा सर्किट पूरा होते हुए शाल के वसे। सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको? तो फिजिक्स में फिजिक्स ऑप्शन किसी ने पढ़ना होगा तो मेरे पास जरूर आइएगा सर, रहने देते हम खुद पढ़ लेंगे सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आसान है सर सब्जेक्ट। ओके, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? अब कहानी चेंज हुई। अब 5 कंडीशन है, सब लोग चिल्ला के बोलेंगे 5 कंडीशन, 5 कंडीशन, 5 कंडीशन, 5 कंडीशन, 5 कंडीशन है सर। वायोलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, वायोलेट्स द डीपीएसपी, इंटरफेयर्स विद यूनियन पावर्स, against the larger interests of people of the country, and may endanger the situation of the position of the high court in the state. ये 5 कंडीशन में गवर्नर साहब गेम खेल देते। कैसे? सब रेडी है? हाँ सर। तो एक और बार बनाना पड़ेगा ताकि कंफ्यूजन ना हो ना। फिजिक्स में ना सर्किट डायग्राम बड़े नीट एंड क्लीन होने चाहिए। मेरी मैम बोलती थी कि सिद्धार्थ तू है ना ऐसे डायग्राम जो मर्जी बना देता है, इसलिए हमको समझ में नहीं आता कि करंट स्टार्ट कहाँ हुआ। अच्छा, नेवर माइंड। अब सबको, अब तुम्हें सर्किट डायग्राम दिख रहा है? बिल्कुल बेटा, तुमने ऐसा देखा नहीं होगा जिंदगी में, तो तुम्हें पता चलेगा बाबा साहब इतने बड़े जीनियस कैसे थे। ओके, इट इज ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ द ग्रेट जीनियस ऑफ बाबा साहब दैट दिस इज पॉसिबल। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो 5 कंडीशंस है। हाँ सर, 1 2 3 4 एंड 5। अब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और तुम्हें याद होना चाहिए ये मनी बिल से के ऊपर लागू नहीं होता। हाँ सर, सबको समझ में आया? यस और नो? तो इनमें से कोई भी 5 कंडीशन आएगा, मैं इसको रेड से मार्क कर रहा हूँ। तो अब ये 5 कंडीशन में आया, विधानसभा ने इस बिल को पास किया, करंट फ्लोज। विधान परिषद ने भी इस बिल को पास कर दिया,
वेरी गुड सर, करंट इज फ्लोइंग एंड गवर्नर साहब के पास पहुंचा। सर गवर्नर साहब को 5 में से एक कंडीशन लग रही है। ये किसको लग रही है? किसको लग रही है? सर गवर्नर साहब को लग रही है कि ये 5 में से किसी एक कंडीशन में फॉल करता है। गवर्नर साहब ने सोचा कि मेरे ओपिनियन में, इन माय ओपिनियन, ये आइदर 1 2 3 4 5 है और ये मनी बिल नहीं है। गवर्नर साहब गेम खेल जाएंगे। क्या मतलब? गवर्नर साहब बॉल को दूसरे स्टेडियम में भेज सकते हैं। कौन सा स्टेडियम सर? वो इसको भेज सकते हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओह, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सर आप इसे रिकंसिडर कीजिए, आप इसको देखिए कि इस बिल में क्या 1 2 3 4 5 की कंडीशन है या नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 5 की अगर कंडीशन होगी इस बिल को लॉ नहीं बनना चाहिए। सर ये तो सर्किट ही हिल गया ना सर, और ये कहां चले गए सर? ये मेरे स्टेट का मामला था सर, ये मेरे स्टेट ने पास किया था। ये विधानसभा है सर, ये विधान परिषद है, ये गवर्नर है, ये तो यूनियन का मामला आ गया ना सर। ये अलग चैप्टर है, वो अलग चैप्टर है। क्या हो गया सर? दिल इमोशनल हो गया क्या? वी आर अ क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी स्टेट। सर ये ठीक नहीं लगता यार। ओहो सर, हद हो गई है यार। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर ये तो आप ना सर मतलब इमोशनल हो गए सर, हम ऐसे तो ना होता यार। क्वासी फेडरल स्टेट बेटा, जो है सो है बेटा, यू हैव टू लिव विद दैट। ओके ठीक है सर, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है सर। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आया कनेक्शन कैसे पकड़ते हैं, सब्जेक्ट में एब्जॉर्प्शन कैसे आती है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब इसको समझो सर। अब देखो, ऐसा तुमने जिंदगी में पॉलिटिकल पढ़ लिया होगा ना, तो मुझे उससे मिलवा देना, मैं उसको गले लगा लूंगा। ओके, नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। ये कौन है सर? ये विधानसभा है। अरे नादान परिंदे, वो तो मुझे भी मालूम दिख रहा है। ये लेजिस्लेटर है। अच्छा, ये क्या है? ये विधान परिषद है, ये भी लेजिस्लेटर है। ये कौन है सर? सर ये एग्जीक्यूटिव है। ये कौन है सर? एग्जीक्यूटिव है। सर यही तो हमको थोड़ा सा टेंशन है कि प्रेसिडेंट साहब तो एग्जीक्यूटिव है, तो प्रेसिडेंट साहब लॉ को कंसिडर कैसे करेंगे? नादान हो तुम लोग। क्यों? प्रेसिडेंट साहब इस लॉ को, ये जो खतरनाक वाला लॉ है 1 2 3 4 5 का शक है जिस पर, उसको भेज देंगे पार्लियामेंट में। ओ समझ में आ रहा है या नहीं? जिसका काम उसी को साजे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो जिसका काम उसी को साजे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो एक दिन मैंने पापा को बोला कि पापा ऐसे करो कि आप ना पूरा बिजनेस मेरे हवाले कर दो। ओके, मैं आपका पूरा बिजनेस संभालूंगा, मैं बहुत ही सॉलिड बिजनेसमैन हूँ। पापा ने बोला शराफत से जाके अपने कोर्ट का काम कर ले, क्योंकि वही तेरे पल्ले पड़ने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तेरे को नहीं समझ में आने वाला बिजनेस। वैसे ही जो प्रेसिडेंट साहब है वो लॉ नहीं कंसिडर करेंगे, लेजिस्लेटिव बॉडी इस लॉ को कंसिडर करेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं? सो बोला जाता है कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन करता ये काम कौन है? पार्लियामेंट। ओके, तो पार्लियामेंट इस बिल को कंसिडर करेंगे। सर मालूम है सर, इमोशनल तो मैं आज भी हूं। क्यों? पार्लियामेंट कौन होता है सर? हम है ना लेजिस्लेटर्स। ओके, हमारे को हमारा बिल पार्लियामेंट क्यों कंसिडर कर रहा है? मेरे को बोलते बोलते ना अच्छा नहीं लग रहा, बट फिर भी बोलना पड़ेगा। वी आर क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी स्टेट। ठीक है सर, समझ गए सर, हमने लिख लिया सर, दीवारों पे लिख लिया हमने। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो मैं हमेशा जब पॉलिटी पढ़ता हूँ तो मैं एक चीज बोलता हूँ कि इंडिया की सबसे खूबसूरत अरेंजमेंट इज फेडरलिज्म एंड सबसे चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट इज आल्सो फेडरलिज्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वी दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉपिक। और इनफैक्ट अगर मैं तुम्हें सही मायनों में तुम एक लेवल ऑफ पॉलिटी समझ जाओ तो, और मैं तुम्हें एक स्पेशल क्लास में ले जाऊं तो मैं पॉलिटी के हर टॉपिक को फेडरलिज्म से कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। ठीक है सर। सर पार्लियामेंट को बोलो कंसिडर करें, हमारे टाइम की कमी है। अब पार्लियामेंट के पास दो रास्ते। एक रास्ता ये है कि पार्लियामेंट ने कंसिडर किया। क्या किया सर? पार्लियामेंट ने कंसिडर किया, बोला ओ कोई प्रॉब्लम ही नहीं बाबा, एकदम करेक्ट है, इसमें 1 2 3 4 5 का कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबा। ओके रिपोर्ट, चलो ये ठीक है, एकदम एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ये एकदम सही है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पार्लियामेंट ना प्रेसिडेंट साहब को फोन करेगी। ओके, प्रेसिडेंट साहब ये जो बिल है ना, इसमें ओके रिपोर्ट आई है। ओके, इसमें 1 2 3 4 5 का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ना गवर्नर साहब को बोलो कि ये बिल को है ना पास कर दें, ये वापस भेज दो। गवर्नर साहब को बोलो ये बिल को पास कर दें, और मुबारक हो सर, ये बिल लॉ बन गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर चलो दिल खुश हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सर ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। सबको समझ में आ गया? एवरीवन नाउ लिसन, नाउ लिसन। सर ऐसा नहीं हुआ।
अब ध्यान से सुनना, नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट एंड द रियल टॉपर। ओके, पार्लियामेंट को लगता है ये नॉट ओके रिपोर्ट है, ओए होए नॉट ओके, सच में इसमें 1 2 3 4 5 की कोई ना कोई गड़बड़ है। अब ध्यान से सुनना क्या करेंगे सर। अब ना मैं क्या बोलता हूं, प्रेसिडेंट साहब को बोलो ये बिल विधानसभा और विधान परिषद को वापस भेज दे। मैं बोलता हूं नहीं, क्या नहीं, पार्लियामेंट फोन करेंगे प्रेसिडेंट साहब को, बहुत ध्यान से सुनना, और प्रेसिडेंट साहब गवर्नर साहब को बोलेंगे, प्रेसिडेंट साहब गवर्नर साहब को बोलेंगे आप ये बिल वापस कर दो। Who has not returned the bill? The president did not return the bill. Who returned the bill? The bill was returned by the governor. Are you understanding this or not? On whose advice? On the advice of the president. President worked on the advice of the parliament. पार्लियामेंट ने बोला प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट साहब ने बोला गवर्नर साहब को, गवर्नर साहब ने बिल रिटर्न किया टू द विधानसभा एंड द विधान परिषद। Everyone is clear with this or not? एक तरह से गवर्नर साहब ने फिर से आर्टिकल 200 ही यूज किया, yes or no? ओनली थिंग इज कि उन्होंने अपना नहीं यूज करके प्रेसिडेंट साहब के ओपिनियन पर इस बिल को रिटर्न किया। Everyone has understood this or not? सबको समझ में आया या नहीं? Everyone is clear with this or not? सबको समझ में आ रहा है? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि अगर अब, एवरीवन पे अटेंशन, राइट, फॉर्मूला ये है कि अगर अब एक बार गवर्नर साहब ने इसको रिटर्न कर दिया, अगर सेकेंड टाइम विधानसभा और विधान परिषद ने इस बिल को पास करके दोबारा गवर्नर साहब के पास भेज दिया तो ये असेंट के लिए मजबूर हो जाएंगे। सर्किट पूरा हो गया तो असेंट जरूरी हो जाएगा। सर लेकिन प्रॉब्लम है ना, क्या प्रॉब्लम है? अभी अभी तो पार्लियामेंट ने पता लगाया ना कि 1 2 3 4 5 की खामी है, तो ये गड़बड़ नहीं हो जाएगा? देखो, here comes the genius of बाबा साहेब। मतलब गवर्नर साहब ने इस बिल को रिटर्न कर दिया, सर एक ही बार अलाउड है, फिर से विधानसभा इस बिल को पास करेगा, फिर से विधान परिषद इस बिल को पास करेगा, फिर से गवर्नर साहब के पास जाएगा, और फिर गवर्नर साहब को मजबूरी में इतना गलत बिल को लॉ बनने देना पड़ेगा। वेलकम बाबा साहेब, ये बिल जब दूसरी बार पास किया जाएगा तो गवर्नर साहब को नहीं भेजा जाएगा, इट विल बी सेंट टू द प्रेसिडेंट। Voila! Are you understanding this or not? सर सर्किट पूरा नहीं हुआ, ओए होए सर्किट पूरा नहीं हुआ, और अगर सर्किट पूरा नहीं हुआ तो शैल असेंट की मजबूरी नहीं है। बात समझ में आई या नहीं? दिस इज द जीनियस ऑफ बाबा साहेब। ये बिल परमानेंटली प्रेसिडेंट साहब रोक सकते हैं बिकॉज वो मजबूर नहीं है, and this bill can be stopped. Are you understanding this or not? सर सर्किट पूरा नहीं हुआ सर, are you understanding this or not? ये खेल हो गया सर, खेला हो गया। Everyone has understood this or not? बेटा ये पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए कितना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, आई होप तुम्हें रियलाइज हो रहा है। दिस इज हाउ इट हैपेंस। सो जब हम आर्टिकल 200 बोलते हैं तो आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 को साथ में पढ़ना होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? सबको समझ में आया? सो आर्टिकल 200 में 4 चीजें होती है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। 1, you can give assent to the bill. Number 2, you can withhold the assent. Number 3, you can return the bill to the legislature for reconsideration if it is not a money bill. Are you understanding? If the bill is repassed by the legislature, the governor shall give his assent. हाँ सर, लेकिन आर्टिकल 200 में चौथा पॉइंट बड़ा खतरनाक है, जिसमें 1 2 3 4 5 का अगर हमें शक होगा, ओके, तो द प्रेसिडेंट कैन रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा, रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट में ये 5 इल्जाम है। प्रेसिडेंट को अगर पार्लियामेंट ने बोला कि नॉट ओके रिपोर्ट है, नॉट ओके रिपोर्ट पे प्रेसिडेंट विल डायरेक्ट द गवर्नर
to return the bill. ये बिल हाउसेस दोबारा कंसिडर करेंगे और फिर से पास करेंगे, लेकिन इस बार प्रेसिडेंट साहब के पास भेजा जाएगा. Oh my God, are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone, सर्किट पूरा नहीं हुआ. Everyone has understood this part. In other words, permanently president साहब इसको ब्लॉक कर देंगे. Everyone, सर इमोशनल हो गया. क्या हो गया? क्या हो गया? सर ये स्टेट का लॉ था सर, आप लोगों ने परमानेंटली ब्लॉक कर दिया, यूनियन ने. फिर से बोलो क्या? हाँ सर, देखो अंकिता ने बोल ही दिया. We are a quasi-federal state with a unitary territory. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एग्जाम में ये मत लिखा ना कि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ और तुम्हें करंट लग जाएगा. ओके, समझ में. ओके, अगर तुमने ऐसा कुछ एग्जामिनेशन में तो फिजिक्स का सर्किट वर्किट का या करंट का एग्जांपल दिया, घबराने का नहीं. नहीं सर, हमें मालूम है, हम नहीं करेंगे, इतने भी हम अजीब नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिर्फ एक बात याद रखना कि हाउस को ये बिल रिटर्न करना पड़ता है विद इन 6 months. ओके, ये याद रखना. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? बहुत ही बढ़िया. ऑलराइट सर, पता चले तुमने डायग्राम बनाया, एग्जामिनर मुझे फोन कर रहा है कि सिद्धार्थ सर ये आपने जो पढ़ाया है, हम तो पॉलिटी पूछ रहे थे, ये फिजिक्स आ गया है, थोड़ा आप बताओ कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहा है. तो मेरे पास तो समझ ही सकते तुम. ओके सर. Alright, everyone has understood this or not? सबको समझ में आया या नहीं समझ? So this is very different from Article 111. Okay, so because Article 111 में केवल वही होता है जो लिखा हुआ है with regards to the situation of withholding the assent. ये जो consideration of the president वाला चक्कर है, ये सिर्फ हो सकता है in the state. It actually proves that this is a quasi-federal state with a unitary territory. सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Everyone has understood this part. Sir, everyone is clear? Yes or no? Sir, ये बताने की जरूरत नहीं है, हमको सब आता है. अच्छा, ठीक है. तो जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सर, देखो सिंपल सी बात है कि आर्टिकल 1, 2, 3 है ना सर, हाँ, उसके अनुसार प्रेसिडेंट साहब ना, अगर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस हो, सर आप सुनो, ध्यान से सुना करो सर, नोट्स बनाओ, समराइज करो. ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे को मेरी भाषा ही सुनाई दे रही है? हाँ सर. सो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस होता है ना सर, जब अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस होता है तो प्रेसिडेंट ना एग्जीक्यूटिव होता है सर, और ना लेजिस्लेटिव ना एब्सेंट होता है. एब्सेंट का मतलब सर एब्सेंट होता है, एब्सेंट का मतलब डिसॉल्व नहीं होता. अच्छा, लेजिस्लेटिव एब्सेंट मतलब छुट्टी पे होता है, रिसेस पे होता है. तो प्रेसिडेंट साहब प्रोमलगेट कर सकते हैं. प्रोमलगेट वर्ड यूज करना, नहीं तो फेल हो जाओगे. मैं थोड़ा एग्जाम दे रहा हूँ, फिर भी फेल हो जाओगे. प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ये प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस है. ये प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस 6 months तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि रिसेस जो होता है वो मैक्सिमम 6 months का होता है. उसके बाद जब रीसेशन में आएंगे ये लोग, ओके, जो भी हाउस आएंगे तो उनको 6 weeks मिलेंगे. तो टोटल जो मैक्सिमम टाइम होता है ना सर, वो 6 months + 6 weeks होता है. ओके, और ये बात आपको ऑल्सो याद रखनी चाहिए कि जो ऑर्डिनेंसेस होते हैं ना, जो ऑर्डिनेंसेस होते हैं वो उसका इफेक्ट ऑफ लॉ ही होता है. अच्छा, जैसा लॉ होता है, ऑर्डिनरी लॉ होता है, वैसे ही ऑर्डिनेंसेस होते हैं. मनी बिल की तरह ये नहीं यूज किया जा सकता. अच्छा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा नहीं निकाल सकते तुम इसमें से. ये पैरेलल डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, इसमें अर्ज नहीं यूज किया जा सकता. अच्छा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा नहीं निकाल सकते तुम इसमें से. ठीक है, तो क्या हुआ? प्रेसिडेंट रिवाइज कर दिया सर हमने. ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है जादूगर पाशा, तुम्हें याद है ना? अरे हाँ सर, उसने 1, 2, 3 को हवा में उड़ाया, जब वो नीचे गिरा तो वो 2, 1, 3 था. अच्छा, तो इसको कर दो 2, 1, 3, प्रेसिडेंट को कर दो गवर्नर. ओहो, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस को ऐसे ही रहने दो. लेजिस्लेटिव एब्सेंट, इज अ लेजिस्लेटिव एब्सेंट, यानी कि स्टेट विधानसभा और स्टेट विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेचर इज एब्सेंट. He can also promulgate ordinances. Maximum time period 6 months + 6 weeks. Ordinances have the effect of law. Cannot be utilized for money bill. Cannot be utilized to remove CFI. Cannot be utilized to remove parallel democracy. फर्क सिर्फ यही कि प्रेसिडेंट आमतौर पे, यूजुअली प्रेसिडेंट passes the ordinances on list 1 and list 3. Ordinarily, governor passes ordinances on list 2 and list 3. Are you understanding this one? क्या खत्म? खत्म क्या? खत्म क्या? What?
ओ आयो सर क्या समझ गए सर, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? All ordinances promulgated by the governor in the state have the same effect and force. Ordinances must be laid before the state legislature when it reassembles, and it must be upheld by the state legislature. The governor in the state have the same effect and force. Ordinances must be laid before the state legislature. Time period that it can be valid is 6 months plus 6 weeks. सर ये कैसी बात है? सर ये तो टॉपिक ही खत्म हो गया सर, इतनी देर में तो सर हम भूल-भुलैया भी नहीं देख पाए थे। Everyone has understood this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? That, my friends, marks the end of. Ode Baba, are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? The only topic that is left is the reforms that is required for the governor to function. Yes sir, reforms. Yes sir. So reforms जो है वो करना है, लेकिन वो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, वो हम सरकारी कमीशन पंची कमीशन जब पढ़ेंगे तब करेंगे। Everyone has understood this or not? बहुत ही खुशी हुई सर। इसी खुशी में हम लेंगे एक 5 मिनट का ब्रेक और इसको कंटिन्यू करेंगे। Everyone has understood this or not? बाबा समझ लो कि नहीं समझ लो? Oh, उनको मुबारक भी देता हूँ यार, नहीं पढ़ते तो नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं है, बिकॉज इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक अंटिल अनलेस आपको कुछ समझा दे, तो उसका काम तो मेरा हेडेक नहीं है, वो मैं पढ़ा दूंगा तुमको, एंड आई एम श्योर दैट यू विल नॉट हैव एनी कंफ्यूजन इन दिस टॉपिक, बट वी विल रिक्वायर 5 मिनट्स, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं एंड देन वील कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ओके ऑलराइट, तो मैं लिख कर जा रहा हूँ 5 मिनट का ब्रेक है। ओके अच्छा वो सर लिख गया, नहीं तो सिद्धार्थ चले गए, सिद्धार्थ दिखने बंद हो गए। जानवी, रुद्राक्षी, नंदिनी, ये जो समराइजेशन कर रहे थे, ये अच्छे बच्चे होते हैं, वेरी गुड सर, बहुत बड़े। शांतनु, पुनीत, डाउट है? हाँ सर डाउट है, ठीक है डाउट है, तुम डाउट पूछो, क्या बात कर रहे हो सर? यस ये लो डाउट पूछ लो, जिनको डाउट है वो पूछ लो। ओके एनीबॉडी हैज अ डाउट, फिर हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे। ओके जिनको डाउट है वो पूछ लो। एनीबॉडी हैज डाउट्स, रेज द हैंड पे या डाउट सेक्शन में पूछ लो, तुम्हारा डाउट सेशन भी हो जाएगा। हाँ सर ठीक है, और थोड़ा सा कौन सा पेशेंट है? ओके पहला डाउट आता हुआ प्रवेश साहब का। प्रवेश साहब क्या पूछ रहे हैं? ओके सर क्या गवर्नर ऑर्डिनेंसेस को प्रेसिडेंट कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं अगर वो ऑर्डिनेंस फॉल्स अंडर दोस 5 कंडीशन? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है? तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे क्वेश्चंस की तबीयत खराब चल रही? वो खुद ही ऑर्डिनेंसेस पास कर रहे हैं यार। अरे हाँ यार, मतलब सर पूछना होता है ना सर, अच्छा लगता है, इंप्रेशन बनता है सर, लोगों पे इंप्रेशन अच्छा बनता है। हमने सिद्धार्थ सर को डाउट पूछा, अच्छा यार वो खुद ही ऑर्डिनेंस पास करे, मैंने ना खुद ही ऑर्डिनेंस पास किया और खुद ही बोला लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। ओके मतलब तबीयत खराब हो गई, चाय पिलाओ यार, कैसे कैसे पूछ रहे, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? ओके सर मजा आता है सर, आपको नहीं समझ में आता है यार, अच्छा ऐसा मजा आता है। Is it the discretionary power of the president to reject the bill? Yes, ये मैंने पता है वो तो डिस्क्रिशनरी होगा ना बेटा, वो प्राइम मिनिस्टर से पूछ के थोड़ा ना उनकी सरकार का बिल को वीटो कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब जरा एडवाइस दीजिए, आपका बिल बेकार है, मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। सर ऐसे थोड़ा होगा, आई अंडरस्टैंड, तो डिस्क्रिशनरी तो होगा, आई अंडरस्टैंड। बेटा पॉलिटी इज लीगल कॉमन सेंस, मैंने क्या बोला? पॉलिटी इज लीगल कॉमन सेंस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये राज व्यवस्था है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ये एक लीगल कॉमन सेंस है, ये लीगल है, तो ये घरेलू चीज नहीं है, लेकिन ये लीगल कॉमन सेंस है। एक व्यवस्था चलेगी कैसे? मैं प्रेसिडेंट हूं,
मैं प्राइम मिनिस्टर के लोकसभा वाला रूलिंग पार्टी का बिल को रिजेक्ट करने वाला हूँ, तो ऑब्वियसली ये मेरी मर्जी होगी ना, मैं प्राइम मिनिस्टर से तो पूछूंगा ना। यू अंडरस्टैंड? सो यू हैव टू यूज योर ब्रेन आल्सो एट टाइम्स। ओके सर। बेटा तुम्हें मालूम है शिवाजी डॉक्ट्राइंस कितने मालूम है टोटल मिला के? ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो डॉक्ट्राइंस है ना, वो टोटल मिला के मुझे कॉलेज में याद है कि मैंने कुछ 112 याद कर लिए थे। क्या बात कर रहे हो सर? यस, 112 याद हो गए थे। तो हर डॉक्ट्राइन अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बैठ के पढ़ाने लग जाऊँ ना, तो तुम्हारा तो भला होगा, मेरा रिवाइज होगा और बाकी स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो अननेसेसरली उल्टा सीधा डॉक्ट्राइन इधर उधर से उठाकर पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो इसके इम्तिहान और भी है, लेकिन कभी कभी वो इम्तिहान लेने बंद भी करने होते, तो अननेसेसरली मैं शोबाजियां करने के मूड में नहीं हूँ। ओके, सब्जेक्ट पे रहो। ओके, ऑलराइट सर, आफ्टर रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर द प्रेसिडेंट ही डायरेक्ट्स द गवर्नर टू रिटर्न द बिल, बट सर आई रेड इन लक्ष्मीकांत दैट देयर इज नो रोल ऑफ गवर्नर आफ्टर रिजर्विंग द बिल फॉर द प्रेसिडेंट। तो बेटा आप फिर लक्ष्मीकांत की बात मान लो। हाँ, हद ही होगी, मतलब मेरे से ज्यादा हम्बल कौन है सर? मतलब हाँ बिल्कुल, इसमें कोई टेंशन ही नहीं सर, मतलब कोई टेंशन ही नहीं बेटा। ओके, सबको समझ में आया कि नहीं? सो जिसको जो अच्छा लगे बेटा, आई लव डेमोक्रेसी। आर यू अंडरस्टैंड? अगर लक्ष्मीकांत ने ऐसा लिखा है तो मान जाओ। आर यू अंडरस्टैंड दिस बात सर? ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। सर पीएम इज हेड ऑफ गवर्नमेंट है, बट एलिजिबिलिटी टू बिकम पीएम थ्रू एलएस। एक मिनट, सर पीएम इज हेड ऑफ गवर्नमेंट, अच्छा पीएम इज हेड ऑफ गवर्नमेंट, अच्छा पीएम हेड ऑफ गवर्नमेंट है, अच्छा, बट एलिजिबिलिटी टू बिकम पीएम थ्रू लोकसभा मेंबर कम क्यों है एज कंपेयर टू राज्यसभा मेंबर? सर कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पीएम हेड ऑफ गवर्नमेंट है, बट एलिजिबिलिटी टू बिकम पीएम एलएस मेंबर कम क्यों है? कम क्या क्या कम है? एलिजिबिलिटी कम क्यों है? एज, अच्छा एलिजिबिलिटी एज, अच्छा लोकसभा के मेंबर 25 साल के क्यों है और राज्यसभा के मेंबर 30 साल क्यों है, ऐसा ये क्वेश्चन है? ये पूछ रहे हो? बेटा मेरे को तो 25 पे भी एतराज है, मैं तो बोलता हूं 15 लिख दो। क्या हद हो गई सर? मतलब अब मैं इन बातों पे भी बहस करूंगा? सर नहीं सर, एक बात सर, ना है सर, ना है सर, 25 नहीं सर, 24 होना चाहिए। बेटा कुछ चीजें तो ऐसी होती है ना, नहीं नहीं नहीं, सन ईस्ट से क्यों आता है सर? ईस्ट से नहीं आना मांगता, अपन को मैं वहीं पर ही मुंह करके सो रहा हूँ, सुबह सुबह सन आ जाता है सर, आंखें खुल जाती है। ये क्या है? मैं नहीं खेल रहा सर, ईस्ट से नहीं आना चाहिए, वेस्ट से लाओ। ये क्या अरे है यार, मतलब हद हो गई यार, ऐसे थोड़ा ना होता यार, बताओ यार, मतलब देयर इज ए, यार तुम बहुत इमोशनल दिल खुश कर देते हो। सब्जेक्ट से अभी तक किसी ने नहीं पूछा है। हाँ सर, अभी तक सब्जेक्ट से किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। हाँ सर, अभी तक जो कुछ भी आ रहा है वो चाय की टपरी क्यूरियोसिटी आ रही है। ओके, तो चाय की टपरी क्यूरियोसिटी मत करो बेटा, सब्जेक्ट पे ध्यान रखो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज सब्जेक्ट पे रहो, दिस इज योर एग्जाम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये फेसबुक ट्विटर की एग्जाम नहीं है, ये तुम्हारे मन की क्यूरियोसिटी नहीं है। यू हैव टू स्टे विद इन द सिलेबस। ओके सर, एक बात बताओ ना, आप एक बात बताओ ना, पार्लियामेंट गोल क्यों है? पार्लियामेंट चौकोर क्यों नहीं है? ओके, पार्लियामेंट की बिल्डिंग लाल क्यों है? ये क्या है? व्हाट डू यू थिंक? दिस इज वेस्टेड ऑफ टाइम सर, ये व्हाट इज दिस यार? आई डोंट। सो सर अब सर आपने सब पढ़ा दिया, यशी सही बोल रही है, आपने सब तो पढ़ा दिया, अब कुछ बचा तो नहीं, तो कुछ तो पूछना ही है ना सर, अच्छा थोड़ा लगता है। अच्छा सर, ये देखो सर, व्हाई नॉमिनेटेड मेंबर नॉट पार्टिसिपेटेड इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है? कहीं लिखा हुआ है क्या? ऐसा लिखा तो कहीं नहीं है, बट होने को तो हो ही सकता है, लेकिन आमतौर पर नहीं होता, मना तो नहीं ऐसा। ऑलराइट, ये मेरे ख्याल से नोट्स दिखा रहे हैं रुद्राक्षी, ये नोट्स देखो, रुद्राक्षी ने देखो सर्किट कितना अच्छा बना है, बट वहां पे ऐसा सर्किट करंट का सर्किट बना के मत आ जाना प्लीज। हाँ सर, सो सर एग्जामिनर बेचारा और कंफ्यूज। ओके सर, ऑलराइट सर, मतलब मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अंकिता सर, कैन नो कॉन्फिडेंस मोशन बी इंट्रोड्यूस अगेंस्ट द स्पीकर? वाह वाह, नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ होता है? सरकार के खिलाफ होता है यार, कैसे लोग, ये सरकार है क्या वो? मतलब अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हारे सिविक्स में 100 में से 100 क्यों आते थे? हाँ सर, ओ अब समझ में आ रहा है कि नहीं? अब समझ में आ रहा है कि नहीं कि यूपीएससी में लोग फेल क्यों होते हैं? अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फेल क्यों होते हैं? फेल होते हैं बिकॉज वो पढ़ते नहीं है।
वो सिर्फ टाइम पास करते हैं। You understand? Everyone is understanding this or not? Is that acknowledged or not? Please understand. अगर तुम अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा अगर तुम सीरियस करोगे तो इस एग्जाम को पास करना सबसे आसान है, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं। Are you understanding this part? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो ग्रे एरिया से क्वेश्चन आए तो आंसर राइटिंग कैसे करें? आपने पढ़ाया बहुत अच्छे से, पर उसे यूज स्टार्ट कहां से करें? पहले वर्ड से स्टार्ट करना और पेन से लिखना। हद हो गई यार, ये तो तुम्हें काम करना है ना बेटा। ऑलराइट सर, मतलब ब्लू से यूज करना, ब्लू पेन यूज करना, मतलब व्हाट इज दिस सपोज टू मीन? ऑलराइट सर, मेरी विश है आप मेरा एक आंसर रिव्यू करें, क्या ये पॉसिबल है? मेरा भी एक विश है कि मुकेश अंबानी साहब मुझे अपना पार्टनर बना दे, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। ओके, बिकॉज आप जैसे यहाँ पर 50,000 स्टूडेंट्स, अगर मैं हर एक का आंसर रिव्यू करूंगा तो मैं जब बहुत बूढ़ा हो रहा हूँ। Everyone has understood this or not? So ये मेरा काम नहीं है। ऑलराइट, ये क्या है सर? ये डाउट नहीं है, ये डाउट नहीं है, मेरे को लगता है ये नोट्स बना रहे। ये नोट्स जो उसने भी बनाया ना आरती, इसको थोड़ा कलरफुल बनाओ बेटा, याद कुछ नहीं रहने वाला। ओके सर, आपने यूनियन एग्जीक्यूटिव में कैग भी मेंशन किया था, मैंने इतनी बड़ी गलती कभी नहीं की होगी। वो कैग नहीं है नादान परिंदे, वो अटॉर्नी जनरल है। ये भगवान, वो अटॉर्नी जनरल है सर। डाउट पूछने के उसमें हम बह गए सर, वो कैग नहीं है नादान, वो एजी है। अच्छा, सी एक्स्ट्रा आ गया, ओह सॉरी, आई अंडरस्टैंड। ओके सर, सो हाँ कोई बात नहीं बेटा, मेरे को मालूम है मन से जो निकल रहा है ना सर, कोई ना कोई आपके पढ़ाने में गलती निकालनी जरूरी है, इतना अच्छा नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी में कुछ ना कुछ आपकी गलती निकालना जरूरी है। ओके, ये जरूरी है, ऐसे नहीं चलेगा सर। हमें कुछ ना कुछ तो, हमें स्पैमिंग की नौकरी मिली है सर, हम पेड स्पैमर्स है सर, वी आर पेड स्पैमर्स। ओके ओके, हाँ जी, गवर्नर हैव पार्डनिंग पावर ओनली इन स्टेट लॉ। मैंने बता दिया है, he cannot pardon a death sentence. ओके, ठीक है सर। डायग्राम यू ड्रॉ फॉर द प्रोसेस ऑफ बिल शुड बी ड्रॉ इन द एग्जाम, तुम्हारी मर्जी, समझा पाओ तो ठीक है। Alright, so can governor reserve the bill for the reconsideration of the president first time when the bill came to the governor for his assent? Can the governor reserve the bill for the reconsideration of the president first time when the bill came to? तो फर्स्ट टाइम ही तो करते हो, तो सेकंड टाइम तो ना करे, फर्स्ट टाइम तो करे। क्या हो क्या गया सर? आज चाय नहीं मिली सर हमको। ओके, ऑलराइट सर, why is there a need of vote on account when the budget is allocated from 1st April to 31st March, that is during the passage? इसको एडवांस बोलते हैं बाबा, बड़ा बुरा हाल चला है तुम्हारा। अरे वाह, ऐसे भी बच्चे देखो कितने अच्छे तरह से बनाया इसने, वाह। मेहनत ही करनी है, दिमाग ही लगाना है, तो इन सब चीजों में लगाओ ना मेरे बच्चे। अगर सच में दिमाग ही लगाना है तो इन सब चीजों में लगाओ ना। अच्छे से नोट्स बना लो, अच्छे से कंसोलिडेट कर लो, अच्छे से समराइज कर लो। ये भी तो बच्चे हैं, ममता भी तो एक स्टूडेंट तुम्हारे एज ग्रुप के तो है, ये भी तो मेहनत कर रहे हैं, ये तुम्हारे बाद में काम आएगा यार। मेहनत ही करनी है तो किसी सही जगह पे करो ना, ओके, जो तुम्हारा करियर बनाए। ओके, अब ये टाइम पास करना, ये देखो ये टाइम पास देखो, तुम्हें खुद को डर नहीं लग रहा माय फ्रेंड्स? आर यू रियली? नहीं तुम्हें डर लग रहा? तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा कि तुम्हारी एग्जाम तुम फेल हो सकते हो? और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, तुम्हें ये डर नहीं लग रहा कि तुम्हारे बीच में से कोई निकलेगा और वो आईएएस ऑफिसर बन जाएगा, आईपीएस ऑफिसर बन जाएगा। आज टीना डाबी तुम्हारी एज ग्रुप के मतलब में, she has taken over the position of district magistrate, district collector of जैसलमेर। आज एनडीटीवी की न्यूज में आया हुआ है, वो न्यूज में है, वो हेडलाइंस में है, that she has become a DM। तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? तुम्हें इतना बड़ा मौका मिला है और तुम ये क्या टाइम पास पूछे जा रहे हो? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा, किसको एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी, क्या पूछे जा रहे हो? Why are you not taking your life seriously? बेटा, इंसान अपने दुख से इतने दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख को देखकर दुखी हो रहे हो। समझ में आ रहा है? मैं लिख के देता हूँ, इस क्लास में बैठे हुए 50 स्टूडेंट्स को मैं नजर से बता सकता हूँ जो 100% आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने वाले। कितना शर्म आएगी तुम लोगों को कि वही टीचर पढ़ाता था,
उस टीचर से जिससे हजारों स्टूडेंट्स पास हो गए, हम उसी की क्लास में बैठे हुए थे, वो सबको पढ़ाता था, सब कुछ पढ़ाता था, मैंने टाइम वेस्ट किया, मैं आज आलू गोभी खरीदने में टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ओके, और वो स्टूडेंट्स आईएएस बन गए। तुम्हें जरा डर नहीं लग रहा? जरा डर नहीं लग रहा? आई डोंट व्हाट टू से, ओके। सो अगर तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। द फर्स्ट कंडीशन, the first condition required, the first condition required for success is hunger, hunger, desire, ख्वाहिश। Are you understand? तुम्हारे पेट में अगर एसिड ना बनने लग जाए ना, यार क्या होगा, क्या हूं मैं और क्या बन सकता हूं या बन सकती हूं, जब तक ये हंगर नहीं होगा ना बेटा, तब तक ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे। Are you understanding this part? ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। Are you understanding this part? जिसने अपने घर में कर्जा लेकर लोन लेकर अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ली है, ये जानकर कि हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ओके, वो ये टाइम पास नहीं करेगा। जिसने अपने माँ बाप को कमजोरी के हालात में देखा है ना, वो ये टाइम पास नहीं करेगा। जिसने भूख ली है ना कि मैं जिंदगी में कभी पावरलेस नहीं रहूंगा, मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा या मैं नहीं रहूंगी, वो ये टाइम पास कभी नहीं करेगा। Are you understanding this part? और मैं हर उस स्टूडेंट के साथ हूं, हर उस लर्नर के साथ हूं जिसमें ये भूख है। मैं तुम्हें 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन दे रहा हूं। तुम किसी भी इंस्टीट्यूट के पास जाओ, किसी भी इंस्टीट्यूट के पास, इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट के पास जाओ, 90 आवर्स में पूरा पॉलिटी खत्म कर दिया जाता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, टाइम के साथ, ना दाएं ना बाएं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैंने अनलिमिटेड आवर्स मांगे हुए हैं अनअकैडमी से, और अनअकैडमी ने मुझे अनलिमिटेड आवर्स दिए कि जब तक मैं सब कुछ नहीं पढ़ा दूंगा, ओके, मैं छोड़ूंगा नहीं। और एक एक चीज दिखा दिखा के मैं पढ़ा रहा हूं, इंक्लूडिंग द न्यूज़पेपर्स। उसके बावजूद अगर तुम नहीं पढ़ना चाहते, अगर ये टाइम पास करना चाहते, तो दिस इज नॉट द पोजिशन, दिस इज नॉट द पोजिशन ऑफ मी टेकिंग योर डाउट्स, बट ये टाइम पास जो हो रहा है, दिस इज सर्टनली नॉट एक्सेप्टेबल द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्ट। एवरीवन हैज अंडरस्टूड। ये पढ़ाया हुआ टॉपिक है, ये देखो, ये फिर पूछेंगे सर जब लोकसभा डिसॉल्व होता है तो क्या प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है? ये ज्यादा नहीं तो मैंने 200 बार रिपीट किया हुआ है, यस और नो, ये मैंने ज्यादा नहीं तो 200 बार रिपीट किया है, यस और नो, यस और नो। लेकिन इनके 5 मिनट की डिस्कशन में मेरे 50,000 स्टूडेंट्स का लॉस होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वन? सबको समझ में आ रहा है यानी? सो ये पढ़ाया हुआ है, लेकिन ये टाइम, और मैंने वर्ड एब्सेंट अलग अलग तरीके से, हंसते हुए, रोते हुए, गाने गाते हुए, एग्जाम्पल देते हुए, लेकिन भूख की कमी होगी ना, तुम यही करोगे। सो आई थिंक मैंने जानबूझ के डाउट्स ओपन किए थे ताकि मैं तुमको ये बात समझा पाऊं कि व्हाट नॉट टू डू। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो बाकी तुम्हारी मर्जी है। सादा की ओके, जो पास होने वाला होगा ना बेटा, वो पहचान चुका होगा कि क्यों पास हो रहे हैं। मुझे मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज 10-10, 20-20 साल के बाद भी, 15 साल हो गए, ओके, जो आज आईएएस ऑफिसर्स बन गए, जिनके बहुत, जो मुझे मेरे कोर्ट में मिलने आ जाते, दे कम एंड सी मी इन माय चेंबर कि सर आपने हमें पढ़ाया था, राइट। और जिनको नहीं पास होना होगा उनको तो सर ओपन बुक एग्जाम कर दो तो भी फेल होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? सबको समझना। सो मैं सिर्फ इतनी राय दूंगा, मैं तुमसे ज्यादा ज्ञानवर्धक बात नहीं करना चाहता, बिकॉज ये तुमने अपनी मर्जी से एग्जाम लिए, दिस इज योर चॉइस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये कोई जबरदस्ती सरकारी एग्जाम नहीं है कि भैया 10th पास ही करना है, 12th पास करना है। यू आर गोइंग फॉर इमोर्टैलिटी। मैं हमेशा बोलता हूं ये इमोर्टैलिटी के एग्जाम है। साधारण इंसान इस एग्जाम को पास कर सकता है, लेकिन इमोर्टल हो जाएगा अगर उसने ये पास कर दिया। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए स्टैमिना जनरेट करना पड़ता है, इसके लिए लेजर शार्प फोकस होना चाहिए, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हंगर होना चाहिए। इस क्लास में सोनी बैठी हुई है, मैं बार बार उसका एग्जांपल देता हूँ, वैशु आईएएस बैठा हुआ है, मैं और बहुतों का नाम लेता हूँ। ये लोग मेरी क्लासेस को 5वीं, 6वीं, 7वीं बार अटेंड कर रहे हैं और उसी शिद्दत से अटेंड करें। मैंने सोनी के मुंह से यस सर और नो सर के सिवाय दूसरा कोई कमेंट आते हुए नहीं देखा। उससे यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, यस सर, नो सर करिए। और आज मैं गारंटी से बोलता हूं कि जो सोनी इस क्लास में बैठी हुई है ना, वो टीचर्स को पढ़ा सकती है। शी कैन टीच टीचर्स ऑफ पॉलिटी, उसको इतनी पॉलिटी आती है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन उसके स्टैमिना को, उसके फोकस को, उसके हंगर को, और ऐसे हर उस स्टूडेंट का जिसका मैंने नाम नहीं लिया लेकिन वो यही कर रहा है, उसको सलाम है मेरी तरफ से।
मेरी दुआ है रब से कि तुम सक्सेसफुल हो, भगवान करे तुम जैसे लोग सक्सेसफुल हो। ओके, तुम्हें आज भी हंगर है, भगवान करे तुम पास हो। दैट्स इट। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन योर लाइफ। अब मैं भगवान को रोज सुबह शुक्रिया करता हूँ कि भगवान आपने मुझे मौका दिया कि मैं किसी की जिंदगी में 1% चेंज ला पाऊंगा, और शायद वो IAS IPS ऑफिसर बनकर इमोर्टैलिटी की तरफ जाएगा। तुम इमोर्टैलिटी है माय फ्रेंड्स, यू विल बिकम आर्टिकल 12, तुम स्टेट बन जाओगे। डू यू अंडरस्टैंड क्या बनने वाले हो तुम स्टेट बन जाओगे। आज तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, तुम स्टेट बन जाने वाले मेरे बच्चे। पढ़ लो, नहीं पढ़ने से अपना तो क्या जा रहा है। आप नहीं भी पढ़ोगे तो सर कोई नुकसान नहीं है, क्यों आप समझते नहीं हो। हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश की इकोनॉमी में 100 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओ कॉन्ट्रीब्यूशन तो कॉन्ट्रीब्यूशन होती है ना सर। ओके, सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? पल्ले पड़ा या नहीं? ठीक है सर। सो जब हमारा डाउट सेशन होगा तो डाउट सेशन बड़ा ही डिसिप्लिन वे में होगा। गूगल फॉर्म शेयर किया जाएगा, तुम उसमें अपने डाउट्स डालोगे। जो मुझे लगेगा काम का डाउट्स है मैं उसको एड्रेस करूंगा, जो मुझे लगेगा टाइम पास है मैं उसको आगे आने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं किसी स्पैमर की वजह से अपने सीरियस स्टूडेंट का टाइम बर्बाद नहीं होने दूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एवरीवन हैज अंडरस्टूड। सो जो यूजलेस डाउट है वो यूजलेस डाउट है, और जो यूजलेस लोग है वो यूज। ग्रेट, आगे चलेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही खतरनाक है और बहुत सारे लोगों को ये चैप्टर आता नहीं है, और इसका वजह ये सर, वजह इसलिए क्योंकि ये इतना बोरिंग है ना सर, आपको ही बता रहा हूँ, किसी को पता ना मत, बहुत ही बोरिंग चैप्टर, तबियत खराब हो जाती है। मुझे नहीं लगता ये बोरिंग चैप्टर है, एंड आई थिंक यू शुड एंजॉय दिस पार्ट। तो हम पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन, और मैंने अभी अभी तुम्हें क्लास में पढ़ाया था कि फेडरलिज्म जो है वो हमारे देश की सबसे खूबसूरत अरेंजमेंट है, और उसी तरह से सबसे चैलेंजिंग अरेंजमेंट भी है, बिकॉज हमारी फेडरलिज्म एक स्पिरिट है, एक भावना है, एक फीलिंग है। यूर अंडरस्टैंडिंग? हमने कोई अग्रीमेंट नहीं किया। अगर मैं अग्रीमेंट करूंगा ना, तो उस दिन मैंने ना ओमकार के साथ एक अग्रीमेंट किया। मैंने ओमकार, देख ओमकार, तू मेरे को देगा 1 लाख रुपए, ओके, और मैं तेरे को दूंगा 1 किलो चावल। ये कैसा एग्रीमेंट है सर? बाबा महंगा चावल है बाबा। अच्छा ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं सर? ओके, तो ओमकार बोला सर 1 किलो चावल दो, मैंने बोला 1 लाख रुपए दे। फिर मैंने 1 किलो चावल दिया, फिर 1 किलो, तो इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं था। वो बात अलग है कि ओमकार अगर हर 1 किलो के लिए 1 लाख रुपए देगा, तो थोड़ी देर के बाद मैं बन जाऊंगा ओमकार, और ओमकार बन जाएगा कुछ और। आई यू अंडरस्टैंड? तो ओमकार ऐसे एग्रीमेंट करने का नहीं। आई यू अंडरस्टैंड? तो बट ये अग्रीमेंट है, जो ये अग्रीमेंट है ये फिक्स हो जाना चाहिए। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इसमें फिक्स्ड है। जब फिक्स होता है ना, अपने को कोई चिंता नहीं। आई यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन जैसे यूएसए ने फिक्स अरेंजमेंट किया, अब ये अच्छा है या बुरा है ये तो बात की अलग है, लेकिन ये फिक्स्ड है। आई यू अंडरस्टैंड? तो आज अमेरिका की जिंदगी में इतना नर्क हुआ पड़ा है, तुमने नोटिस किया होगा। ओके, तो उनका वो फिक्सिटी की वजह से वो नर्क हुआ पड़ा है, उनके स्टेट्स ही भारी होने पड़ गए। तो हमारे यहाँ पे स्टेट्स रोते रहते हैं, हाय ये क्या हो गया। ओके, हमारा क्वासी फेडरल स्टेट विद यूनिटरी टेरिटरी, वहां पे यूनियन रो रहा है। ओके, हाय यार ये स्टेट्स को हमने कुछ जरूरत से ज्यादा पावर दे दी। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो मैंने अमेरिका फोन किया, मैंने कहा अमेरिका बड़े दुखी लग रहे हो तुम। कहता क्या करे यार, फंस गए। क्यों? हमने अग्रीमेंट कर लिया, ये फिक्स्ड है। ओके, अब स्टेट्स हम पे बड़े भारी पड़ रहे हैं। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो अभी बीच में एक आर्टिकल है, तो यू शुड रीड दैट। नहीं होगा तो एक दिन मैं स्पेशल क्लास ले लूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द फेडरल स्पिरिट और द फेडरल अरेंजमेंट बिटवीन यूएसए एंड इंडिया, एंड हाउ आर वी परफॉर्मिंग एवर सिंस इट हैज हैपेंड। तो हमने ठीक किया कि गलत किया, और अमेरिका ने ठीक किया कि गलत किया। आमतौर पर बहुत सारी चीजें जो पॉलिसी की होती है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट होता है, उसका अच्छा या बुरा असर 50 साल 100 साल के बाद पता चलता है। तो आज वो टाइम आ गया दैट वी एक्चुअली लुक बैक एंड सी कि नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल साहब, अंबेडकर साहब, ये सब लोग ठीक सोच रहे थे कि गलत सोच रहे थे। तो क्या बोलते हैं ना, रिपोर्ट कार्ड आने का टाइम है, तो उसका एक मैं स्पेशल क्लास ले लूंगा, या यूट्यूब पे सेशन ले लूंगा। यूट्यूब पे लूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि सब लोग देख पाएंगे, लेकिन यह स्पेशल क्लास ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। सो क्वासी फेडरल स्टेट विद यूनिटरी टेरिटरी हम लोग हैं, और ये हमारी स्पिरिट और फीलिंग पर है। अगर मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ, आई होप तुम लोग लिख रहे हो, नहीं सर हम आपको देख रहे हैं। ओके, ऑब्वियसली हम लिख रहे हैं, हद हो गई है यार, कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप, शाहरुख खान हो गए। ओके, हम लिख ही रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो मेरा सिचुएशन ये है कि द एंटायर सिचुएशन यहाँ पे है कि जब हम लोग फेडरल वर्ड यूज करते हैं विज़ जब मैं फेडरलिज्म वर्ड यूज करता हूं, तो इसमें बहुत मेजर फर्क है। हाँ सर, ये स्पिरिट है, ये एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पिरिट है, ये फीलिंग है। ओके, ये अरेंजमेंट है, इसमें अग्रीमेंट नहीं है। तो मैंने इंडिया को, द यूनियन ऑफ इंडिया को स्टेट्स के साथ कोई अग्रीमेंट होते हुए नहीं देखा, लेकिन हमारे बीच में सब भावना है, भाईचारा है, फीलिंग है, स्पिरिट है। और उस स्पिरिट को बरकरार रखने के लिए मुझे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। तो मैंने एक दिन पापा को बोला, मैंने कहा पापा आप मुझसे प्यार करते हो? पापा ने बोला हाँ बेटा।
मैंने कहा पापा सच्ची बताओ, आपके अंदर मेरे से प्यार की फीलिंग्स है? बोले हाँ बेटा। मैंने कहा पापा फिर ऐसे करो, आपके जॉइंट अकाउंट में है ना मेरा भी नाम डाल दो। पापा बोले मतलब? मैंने कहा पापा कौन अरेंजमेंट भी तो होनी चाहिए ना, सिर्फ फीलिंग से क्या होता है? ये क्या बात हुई है यार? अरे ऐसा थोड़ा ना होता है, फीलिंग फीलिंग होता है। थोड़ी मीन फीलिंग फीलिंग, कुछ दिखाओ भी तो सही, मैनिफेस्टेड भी तो होना चाहिए कि पापा और मेरे बीच में जॉइंट अकाउंट में जैसे कॉमन नेम होगा, पापा मैं आपके अकाउंट में से जितना मर्जी पैसा निकाल सकता हूँ, तब मुझे ऐसा विश्वास होगा ना कि आपके बीच में मेरे बीच में प्रेम है। पापा ने 2 छत्तर मारे, उसके बाद से मैंने ऐसे नहीं पूछा है, वो बात अलग है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में? सो जो फेडरलिज्म है, ओके, उसको दिखाने के लिए, उसको एक्चुअली मैनिफेस्ट करने के लिए देयर आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स। उन कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स को बोलते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस। इन सेंटर स्टेट रिलेशन से मैं अपनी फेडरलिज्म की स्पिरिट को मैनिफेस्ट करूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में? एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट? सो व्हाई सेंटर स्टेट रिलेशनशिप सो इंपॉर्टेंट? ये एक्चुअली एक सब टॉपिक होना चाहिए ऑफ द चैप्टर ऑफ फेडरलिज्म। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सेंटर स्टेट रिलेशंस, इमरजेंसी, जो हम 2 टॉपिक्स यहां से करेंगे, वो एक्चुअली मेरे फेडरलिज्म से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? सो सिर्फ फीलिंग्स पे नहीं चल सकते ना सर, बिल्कुल सही बात है। तो जाम तुझ पर निसार करता हूं, मैं नहीं जानता कि दुआ क्या है। ओए होए होए, बहुत बढ़िया सर, ये सब टाइम पास मत करो, जाम तुझ पर निसार करता हूं, एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट हो। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन। तो हम पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस, और जब सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ेंगे तो आई होप तुमको थोड़ा सा पुरानी कहानी को समझने में आसानी होगी, अगर तुम्हें ये सब याद आ जाएगा दैट वी आर क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टेरिटरी। यस सर, तुम्हें ये याद आ गया होगा? अरे हाँ सर, एकदम समझ आ गया। तो इसको मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें ये याद होगा कि हम लोगों ने एक धर कमीशन बनाया। यस सर। फिर हमने जेवीपी कमेटी बनाई। हाँ सर। फिर हमने फजल अली कमीशन बनाया। हाँ सर। फिर हमने हाफ डोर ओपन रखा। हाँ सर। फिर पोटी श्रीरामुलु का इंसिडेंट हुआ, आंध्रा स्टेट बना, और यूनियन ने स्टेट्स बना दिए। आज जो हमारे स्टेट्स है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की वजह से है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 की वजह से है, और इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। एवरीवन, सबको याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है सर, टाइम पास कर से फुर्सत ही नहीं मिली, कब हम रिवाइज करेंगे? और जो लोग पढ़ने के मूड में हैं वो कृपा करके यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाले जो हमने चैप्टर किया था उसके वीडियो को 4 बार देखिए और 1 बार नोट्स बनाइए। आई यू अंडरस्टैंड? मेहनत नहीं करोगे ये एग्जाम तुम्हारे लिए नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, इफ यू आर नॉट इन द पोजिशन ऑफ हार्ड वर्क यू कैन नॉट पास दिस एग्जाम। चाहे तुम 500 IQ लेकर पैदा हुए हो, यू कैन नॉट पास दिस एग्जाम विदाउट रिपीटेड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड 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 वर्क। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आंसू निकल जाने चाहिए, इतनी मेहनत करोगे तो जाके ये एग्जाम पास करोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस इज नॉट अ जीनियस लोगों के एग्जाम, ये मेहनत कश लोगों के एग्जाम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड दिस। सो प्लीज इन चैप्टर्स के इन वीडियोस को बार बार देखो। तुम्हारा रास्ता मिल चुका है तुम्हें, तुम उस मामले में किस्मत वाले हो। आमतौर पे स्टूडेंट्स को रास्ता ही नहीं मिलता, कोई एक टीचर, कोई एक सोर्स नहीं मिलता, तुम्हें मिल गया है। ओके, और ये मैं प्रूव कर चुका हूं, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देख लो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम आंसर नहीं दे पाओगे। तो इट इज हेंस प्रूव्ड, सिंपल सी बात है। ओके, तो दिस इज 24 कैरेट रॉक सॉलिड। ऐसे वजह नहीं है, कोई ना कोई तो वजह ही होगी ना कि 40 करोड़ लाइव मिनट्स आई हैव बीन वॉच्ड ऑन अनअकैडमी। 40 करोड़। ओके, द लार्जेस्ट टीम एवर ऑन अनअकैडमी इज टीम सेटेलाइट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इतना कुछ तो पढ़ाई होगा, हंसते खेलते गाते जोक करते करते मैं तुम्हें द मोस्ट सीरियस एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी पढ़ा चुका हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तुम्हें पता भी नहीं चला, और उसका अब फायदा है तुमको उठाना, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम जब सेंटर स्टेट रिलेशंस करेंगे सर, करेंगे तो ये इन द बैकड्रॉप ऑफ फेडरलिज्म पढ़ना। हाँ सर, सेंटर स्टेट रिलेशंस में हम लोग 3 मेन रिलेशंस करेंगे और एक अलग से करेंगे। जो 3 मेन रिलेशंस करेंगे वो करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस में हम लोग 3 मेन रिलेशंस करेंगे और एक अलग से करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, ओके, कुछ हद तक हम लोग थोड़ा सा ही सही लेकिन टच करेंगे फाइनेंशियल रिलेशंस, ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बाकी सब इकोनॉमिक्स पढ़ लेना, और इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे 4 टॉपिक्स, सब टॉपिक्स में पढ़ा जाएगा सेंटर स्टेट रिलेशंस, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड इमरजेंसी प्रोविजन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस?
सर लेजिस्लेटिव बोले तो लॉ। ओके, सो एक दिन प्रभु मेरे सपनों में आए। अच्छा, प्रभु आए, बोले सिद्धार्थ उठ बेटा उठ, मैं तुझसे बहुत खुश हूं। मैंने कहा हाँ जी प्रभु। बोले मांग बेटा मांग, क्या मांगना है? मैंने कहा क्या मांगना है, मतलब चॉइस है क्या? बोले यस चॉइस है। प्रभु बोले देख सिद्धार्थ, तू मांग सकता है 1,00,000 करोड़ रुपया। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, मेरी तो नींद ही खुल गई, मैं तो बिल्कुल बैठ ही गया। मैंने कहा 1,00,000 करोड़, मैं अभी बैठ के जरा काउंट कर भी लेता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है प्रभु। मैंने कहा दूसरी चॉइस क्या है? बोले दूसरी इज लॉ मेकिंग पावर। लॉ मेकिंग पावर, इंडिया में लॉ बनाने की। मैंने कहा ठीक है प्रभु। मैंने कहा दूसरी चॉइस क्या है? बोले दूसरी इज लॉ मेकिंग पावर, कि ये मांगो। लेकिन दिमाग को मालूम है कि अन अकेडमी में सिद्धार्थ सर ने सिड लाइफ कोड यूज करके बताया था कि दुनिया की सबसे खतरनाक पावर लॉ मेकिंग पावर होती है। आप ना मेरे को यही दे दो। प्रभु ने बोला एक और बार सोच ले, 1,00,000 करोड़ बहुत बड़ी चीज होती है। मैंने कहा प्रभु ये भी बहुत बड़ी चीज होती है कि मैं एक लॉ बनाऊं और टीवी पे आऊं और अगले दिन बोलूं कि मित्रों और ये चलेगा अच्छे। ओह आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वर्ड? सबको समझ में आ रहा है कि मैंने कहा प्रभु यही पावर है, ये पावर अच्छी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस वर्ड? ये पावर बेटर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये दे दो। तो जो लॉ मेकिंग पावर है, ओके, जो लॉ मेकिंग पावर है वो बहुत ही सर्वत्र स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम है। ओके, सो मेरे को यही चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो बाबा साहेब को भी ये फॉर्मूला मालूम था, एंड दैट इज व्हाई अमंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इज डिविजन ऑफ लॉ मेकिंग पावर। तो जब मैं डिवीजन ऑफ पावर बोलता हूं तो अलग अलग पावर बोलता हूं, मैं यहां पर डिवीजन ऑफ लॉ मेकिंग पावर बोल रहा हूं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस लॉ मेकिंग पावर से लड़ाई, सर बहुत पुरानी कहानी है। क्या वो भूली दास्तां, बहुत पुरानी लड़ाई है सर। पूरे ब्रिटिश राज में हम लोग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मांग रहे थे। तुम्हें याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ सर, हमारा पूरा नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का ही था। ओके, 1773 से ब्रिटिशर्स जो थे, इन्होंने हमारी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, सर ये इतना खतरनाक वर्ड क्या है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज को धीरे 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 सप्रेस करना स्टार्ट किया था। सर ये क्या होता है? बेटा नादान परिंदो, इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है? स्टेट विधान सभा। ओहो, समझ में आ रहा है या नहीं? सर ये वही थे। हाँ सर। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से इन्होंने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज को धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन में, बंगाल में अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश की। फिर 1833 तक आते आते इन्होंने पूरा का पूरा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज को खत्म कर दिया था, अबॉलिश कर दिया। फिर हम बहुत लड़े सर, बहुत लड़े। 1861 से हमने थोड़े थोड़े प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज को जिंदा करना स्टार्ट किया, और 1935 तक आते आते हमारी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज री एस्टैब्लिश हो गई थी। इसीलिए इसको बोला जाता है द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। इसको बोला जाता है द फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। इसको बोला जाता है द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया, और इसको बोला जाता है फाइनल स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? और ये जो प्रोविंस फाइनल स्टेप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है, इसी को माना जाता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है ना सर, एक तरह से यही आजादी है। आजादी एक्चुअली यही थी, बिकॉज दिस वाज आवर फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि हम ब्रिटिशर्स से आजाद हो जाए इन टर्म्स ऑफ लॉ मेकिंग पावर। बात समझ में आया या नहीं? वन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इज दैट हम ब्रिटिशर से आजाद हो जाए। कैन यू नाउ डू इट और नॉट? सबको समझ में आ रहा है? ऐसे कनेक्ट करना होता है। इट शुड कम लाइक अ स्टोरी, इट इज मैट्रिक्स, इट इज कनेक्टेड टू वन अनदर, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। तो मैंने हिस्ट्री कनेक्ट कर दिया, मैंने फेडरलिज्म की स्पिरिट कनेक्ट कर दी, मैंने डिवीजन ऑफ पावर यानी कि पॉलिटिकल साइंस कनेक्ट कर दिया टू द चैप्टर ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन। ऐसा पढ़ना होता है। समझ में आ रहा है? इट शुड कम टू यू लाइक अ स्टोरी। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू सी। सबको समझ में आया या नहीं? तो सर आपको वो एक मुहावरा मालूम है क्या सर, कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका, ऐसा कुछ है? हाँ सर, ऐसा कुछ है सर। वो क्या है सर? ऐसा कुछ है? हाँ सर, वो क्या है सर? सर प्रोविंसेस थे ना, बड़े परेशान थे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? जो प्रोविंसेस थे ना वो बड़े परेशान थे। क्यों? ब्रिटिशर्स ने बहुत तंग किया सर उनको। ब्रिटिशर्स ने उनको बहुत तंग किया। प्रोविंसेस मतलब राज्य, जिन्हें आप राज्य बोलते हो। ब्रिटिशर्स ने सर 250 साल प्रोविंसेस को लॉ नहीं बनाने दिया, इसीलिए हमको कॉलोनी बोला गया। फिर हम आजाद हो गए। अरे वाह वाह, आजाद हो गए सर।
15th August 1947. आज हम आजाद है. आजाद में one important context is law making power. Are you understanding this or not? सर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन इंडिया को छोड़ गए और इंडिया बन गया क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टेरिटरी. अरे हाँ सर, इसमें है यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट ही होते हैं जिनको बोलते हैं प्रोविंसेस. तो पहले प्रोविंसेस को किसने डरा के रखा हुआ था? प्रोविंसेस को डरा के रखा हुआ था ब्रिटिशर्स ने. बेचारों की लॉ मेकिंग पावर अपने पास रखी हुई थी. अब स्टेट को बहुत डर लगा. स्टेट घबराया. स्टेट बहुत घबराया. स्टेट घबराते हुए बाबा साहेब के पास बोले, बाबा साहेब आपने बना दिया क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टेरिटरी. पिछली बार ब्रिटिशर्स ने हमारी सारी लॉ मेकिंग पावर ले ली थी, अब के बाद यूनियन ले लेगा. ओ ये तो हो जाएगा सर, हम आसमान से गिरे और खजूर में अटके. अपन ऐसा नहीं फंसना चाहते. बाबा साहब ने बोला, बच्चों जैसी बातें मत करो. मैं तुम्हें दूंगा सेंटर स्टेट रिलेशंस, मैं तुम्हें दूंगा लेजिस्लेटिव रिलेशंस, मैं तुम्हें दूंगा डिवीजन ऑफ लॉ मेकिंग पावर, मैं तुम्हें दूंगा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, मैं तुम्हें दूंगा द अरेंजमेंट टू एनफोर्स फेडरलिज्म. घबराने का नहीं, चिंता मत करना. ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, एसेंशियल फीचर है. तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं. एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट. इसीलिए हमको करना पड़ रहा है लेजिस्लेटिव रिलेशन. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो अगर मैं आर्टिकल 245 टू आर्टिकल 255 पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूं सर? आर्टिकल 245 टू 255 पढ़ूं, तो मेरे पास यहां से स्टार्ट करेंगे. सर ये क्या हो रहा है? 245, 246, 247, 248 क्या हो रहा है ये सब? सिर्फ इतने आर्टिकल्स पढ़ लूं तो मेरे सारे लेजिस्लेटिव रिलेशंस खत्म हो जाएंगे. सर ऐसे करो, हम ना जैसे हम घूम के आते हैं, आप खुद ही पढ़ लो. हद हो गई है. अब हम इतना सब कुछ कैसे पढ़ेंगे सर? और कोई काम नहीं है. तुम्हें बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है. यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली. ठीक है, एवरीवन इज रेडी? तो मैं तुम्हें ये सारे आर्टिकल्स पढ़ा दूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? ठीक है सर. तो हम पढ़ रहे हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस, और ये जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस है इसको हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 245 से. ठीक है सर? नहीं सर, पहले आपको मेरे को कुछ बताने का है क्या सर? पहले मेरे को डायग्राम बनाने दो सर. नहीं 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 प्लीज, नहीं सर प्लीज मेरे को डायग्राम बनाने दो. अच्छा ओके. सो इंडिया जो है, इंडिया में एक यूनियन पार्लियामेंट है, ये हमें मालूम है सर, दिल्ली में है. और हमारे अलग अलग स्टेट्स में अपने अपने लेजिस्लेचर है सर. ये हमको अभी अभी मालूम है, अभी अभी हमने पूरा पढ़ा किया. तो हमने सारे के सारे सर स्टेट्स में हमने लेजिस्लेचर बनाया हुआ है, और कुछ कुछ यूटीज में भी है, जैसे दिल्ली में भी है, पुडुचेरी में भी है, जम्मू कश्मीर में बन जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो यूनियन पार्लियामेंट है ना सर, सुनते जाओ बेटा. ओके, जो यूनियन पार्लियामेंट है ना सर, वो लॉ बना सकता है. लेकिन जो लॉ बनाएगा ना यूनियन पार्लियामेंट, वो पूरे इंडिया पे अप्लाई कर सकता है. क्या बात कर? हाँ, पूरे इंडिया पर भी लॉ बना सकता है और पार्ट ऑफ इंडिया पे भी लॉ बना सकता है. मैंने क्या बोला? यूनियन पार्लियामेंट जो पूरा लॉ है वो पूरे इंडिया पे भी बना सकता है और पार्ट ऑफ इंडिया पे भी बना सकता है. अच्छा ठीक है. और सर क्या हो गया? जो स्टेट की लेजिस्लेचर है, जैसे सपोज ये कर्नाटका लेजिस्लेचर है, तो कर्नाटका का लेजिस्लेचर ओके, वो पूरे कर्नाटका या फिर पार्ट ऑफ कर्नाटका के लिए लॉ बना सकता है. हाँ, ऐसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र भी सर पूरे महाराष्ट्र या फिर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए बना सकता है. गुजरात भी ऐसे ही है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर हम समझ गए सब. आप आर्टिकल्स पढ़ा रहे थे, ये हमको समझ में आ रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. यूनियन पार्लियामेंट लॉ बना सकता है पूरे इंडिया के लिए या पार्ट ऑफ इंडिया के लिए. स्टेट बना सकता है पूरे स्टेट के लिए या पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए. इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप आर्टिकल पढ़ाओ ना. आप 245 पढ़ा रहे थे. वही है बेटा. क्या हो गया? Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India. Legislature of the state may make laws for the whole or any part of the state. ओरे बाबू, सर आपने तो आर्टिकल ही पढ़ा दिया. ओहो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर ये ऐसा यही था. ओहो बेटा, टफ को टफ करना बड़ा इजी होता है.
टफ को इजी करने के लिए जीनियस चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? सर हमको समझ में आ गया। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। सो आर्टिकल 245 के अनुसार पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ फॉर ऑल ओवर इंडिया एंड द पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट may make laws for the whole or any part of the state। सबको यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो मैं ओएनजीसी में काम करता था। कहाँ काम करता? ओएनजीसी। ओहो, क्या बात कर रहे हो? अरे मेरे को सब मालूम है ओएनजीसी कैसे ऑयल निकालता है, मेरे को सब मालूम है। क्या बात कर रहे हो? अरे अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स ना, मैंने तो एक दिन बाल्टियां भर भर के सारा पेट्रोल निकाल लिया साउथ चाइना सी से। क्या बात कर रहे हो? अरे मैं बाल्टियां लेकर गया, मैंने कहा कैसा नहीं निकलता। ओके, तो मैं बड़े बड़े डब्बे ले गया, भर भर के मैंने भेजे थे। सर ये ओएनजीसी की बात हो रही है, हद हो गई। आपको ना कुछ आता जाता नहीं है? अच्छा, बाल्टियों में नहीं भरते ना। तो ओएनजीसी क्या है? ओएनजीसी सर ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ऑफ इंडिया है। हाँ सर। तो एक दिन ओएनजीसी ने ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ध्यान से सुनना बेटा, बेटा तुम्हारी लॉटरी लग रही है, तुम्हें पता भी नहीं चला, मैं तुम्हें हंसते हंसाते क्या पढ़ा रहा हूँ। किसी पूछना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर से कि ये तुम्हें समझ में आ गया, उसे विश्वास नहीं होगा, समझ में आया और फिर तुम्हें पता भी नहीं चला। तो ये जो ओएनजीसी है ना सर, ये एक दिन है ना एक एग्रीमेंट करके आया। किससे एग्रीमेंट करके आया? तो ये वियतनाम की एक कंपनी से है ना एग्रीमेंट करके आया। ओएनजीसी बोला कि बाबा तुम्हारे एरिया में ना ऑयल बहुत है। अच्छा, तो हम ना वहां पर अपना स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे और हम यहाँ से ऑयल निकालेंगे। वेरी गुड सर। तो वो एग्रीमेंट साइन कर देंगे। समझ में आया? अब ओएनजीसी वहां पर क्या करता है, वहां पर उसके वर्कर्स का क्या हाल है, वो जो पैसा आएगा उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके ऊपर कोई सब्सिडी लगेगी कि नहीं लगेगी, अगर वहां पे कोई हादसा हो गया तो उसकी भरपाई कौन करेगा, इस पर लॉ कौन बनाएगा? सर इस पे लॉ कौन बनाएगा? सर अभी तो आपने बोला था क्या कि पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ ओवर इंडिया एंड अ पार्ट ऑफ इंडिया। बट ये इंडिया में नहीं है ना मेरे बच्चे, ये तो साउथ चाइना सी में। हाँ यार सर, स्टेट्स के तो मजबूरी है सर, वो तो सिर्फ स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट में रहेंगे। तो ओएनजीसी जब इंडिया से बाहर काम करेगा, ओएनजीसी के हेडक्वार्टर्स इधर है, तो ओएनजीसी का ये सब चीजों पे लॉ कौन बनाएगा? दैट माय फ्रेंड्स इज कॉल्ड एज extraterritorial operation. What is that called as? Extraterritorial operation. Parliament has the law or the power to make a law even outside India also. इसको बोलते हैं extraterritorial operation. Are you conditional that उस चीज का जिसके लिए वो लॉ बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल ओएनजीसी, उसका इंडिया से डायरेक्ट नेक्सस हो, डायरेक्ट लेना देना हो, इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। आप ऐसे किसी भी चीज पे लॉ नहीं बना सकते। वो जिस चीज पर आप लॉ बना रहे हो उसका इंडिया से डायरेक्टली कुछ लेना देना होना चाहिए, whether it is because of tax, whether it is because of profit, whether it is because of headquarters, whether it is because of anything else. This is called as डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, कि उस एंटिटी का जिस पर पार्लियामेंट बना रही है, जिस पर पार्लियामेंट बना रही है, व्हाट इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ हैविंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन, उसका यहां पर एक्चुअली whether it is because of anything else. This is called as doctrine of territorial nexus, कि उस एंटिटी का जिस पर पार्लियामेंट बना रही है, जिस पर पार्लियामेंट बना रही है, what is called as a law of having extra territorial operation, उसका यहां पर एक्चुअली टेरिटोरियल नेक्सस होना चाहिए। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है। सो ये एक केस हुआ था विच वाज कॉल्ड एज आरएमडीसी वर्सेस आईटी कमिश्नर मुंबई। ये एक केस था, वैसे तुम्हें ना भी याद है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बट तुम्हें से हो सकता है कुछ लोग इंटेलिजेंट ज्यादा हो तो वो समझ सकते हैं। सो आरएमडीसी वर्सेस आईटी कमिश्नर मुंबई केस, मुंबई नहीं था तो बॉम्बे था ये। ओके, तब ये केस में यही बात सोची गई थी कि ये टेरिटोरियल नेक्सस का मतलब क्या होता है।
जो डायरेक्ट एंड प्रोक्सीमेट लेना देना हो, मैंने क्या वर्ड यूज किया, डायरेक्ट एंड प्रोक्सीमेट लेना देना हो, द कनेक्शन शुड बी डायरेक्ट एंड प्रोक्सीमेट। तो एक बार टाइटैनिक जो शिप थी ना, वो ऐसे है ना अटलांटिक ओशन में जा रही थी, इसे ये टाइटैनिक है, अरे हाँ बड़ी बोट है ना, शिप बोट नहीं थी सर, वो शिप थी। तो वो शिप पे गई, तो वो ना रात को जा रही थी अटलांटिक ओशन में, उस पे ना लोग बैठ के कॉफी पी रहे थे। तो क्या हुआ, टाइटैनिक ना टकरा गई आइसबर्ग से और फिर डूब गई, और ये लोग कॉफी पी रहे थे बेचारे, सबके सब डूब गए। थोड़े दिनों बाद एक और खबर आई कि एक और शिप थी, वो भी ऐसे रात को जा रही थी, वो के लोगों ने खाना खाया और वहां पे बैठ के भी कॉफी पी रहे थे, ये भी शिप जाके ना किसी चीज से टकरा गई और डूब गई। सर बड़ा सिंपल है, मैं सीसैट में चैंपियन हूँ सर, मेरे को लॉजिक आता है। ओके, इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है सर कि अगर लोग कॉफी पिएंगे ना शिप पर, तो वो जरूर डूबेगी। फिटे मुंह यार, तेरा ना सीसैट में हाल बुरा है, मतलब सर लॉजिक है सर, मतलब सिंपल सा लॉजिक। ये लॉजिक नहीं है यार, कुछ भी पका रहे हो यार, मतलब डायरेक्ट एंड प्रोक्सीमेट कनेक्शन होना चाहिए। अच्छा ओहो, समझ में आ रहा है या नहीं, डायरेक्ट एंड प्रोक्सीमेट होना चाहिए। ये बोलो कि जब शिप आइसबर्ग्स वाले एरिया में जाती है तब डूबती है, कुछ तरी दिमाग लगाने का। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो डायरेक्टली लेना देना होना चाहिए, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? तो सर जो टेस्ला कंपनी है ना, टेस्ला कंपनी, हाँ टेस्ला कंपनी है ना, वो यूएस में बैठी हुई है, ओके, उसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। क्यों क्यों पार्लियामेंट क्यों लॉ बना सकता है? सर एक दिन एलॉन मस्क ना इंडिया घूमने आया था, तो वो 5 दिन आगरा रहा था, ताजमहल देख रहा था, तो नेक्सस हो गया ना। अरे सर कुछ भी बोल रहे हो यार, सर डायरेक्ट एंड प्रोक्सीमेट नेक्सस होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? अगर टेस्ला कंपनी इंडिया आई और टेस्ला कंपनी ने इंडिया में हेडक्वार्टर्स बनाए, टेस्ला कंपनी ने इंडिया में मैन्युफैक्चर किया, टेस्ला कंपनी ने हमारा डेटा यूज किया, तो हम बना सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? इज दिस पिक्चर गेटिंग इनटू योर माइंड? सी तुम लोग नॉन लीगल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो, तुम लोग लॉयर्स नहीं हो, इसीलिए तुमको अलग अलग एग्जाम्पल देकर मैं समझाता हूँ ताकि तुमको भेजे में जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस, तो इसीलिए इसको समझना बड़ा जरूरी है। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको आर्टिकल 245 समझ में आ गया? यस और नो? तो एक्सटेंट ऑफ लॉस made by the parliament and the legislature of the state subject to the provisions of this constitution, parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India, and the legislature of the state may make laws for the whole or any part of the state. No law made by the parliament shall be deemed to be invalid on the grounds that it would have extraterritorial operation. इसमें एक लाइन याद रख लेना, डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। आजकल ये लोग कुछ भी पूछते हैं तो तुम्हें मालूम होना बनता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया सर, आगे चलेंगे। सर एक बात आपको बतानी थी, आप ना व्यर्थ ही चिंता कर रहे हो। क्यों? जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली थी ना सर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मिली थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो एक्चुअली हमें मिली थी ना सर, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मिली थी। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मैंने ब्रिटिशर्स को फोन किया, मैंने कहा हेलो ब्रिटिशर्स, हाउ आर यू? तो बोले बिल्कुल ठीक है ब्रो, कैसा फोन किया? मैंने कहा तुमने हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कैसा दिया? बोला बहुत सिंपल है, आज के बाद लिस्ट बनेगी, लिस्ट। मैंने कहा कौन कौन सी लिस्ट? बोला एक बनेगी फेडरल लिस्ट। अच्छा, ये लिस्ट हमारे कंट्रोल में होगी, ओके, उसे बोलेंगे लिस्ट 1। फिर एक बनेगी तुम्हारे लिए लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, इसको बोलेंगे लिस्ट 2। और एक बनेगी जो कहलाएगी कंकरेंट लिस्ट, ये कहलाएगी लिस्ट 3। ओके, जो फेडरल लिस्ट है इस पे केवल यूनियन लॉ बना सकता है, यानी कि हम बना सकते हैं, ब्रिटिशर्स बना सकते हैं। प्रोविंशियल लिस्ट पे तुम बना लेना। ओनली, ओनली वर्ड याद रखना सिद्धार्थ, मैंने कहा तुम भी याद रखना, तुम लोगों ने हमें बहुत तंग किया। अच्छा, और इस पे दोनों ने बनाने का। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? बाबा साहब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही एक चीज मोटिवेट होकर बनाई कि हमारे पास भी बनेगी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ओके, क्या बनेगी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं लिस्ट 1, इसको क्या बोलते हैं? लिस्ट 2, इसको क्या बोलते हैं? लिस्ट 3। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर ये बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ, लेट मी टेच यू। अच्छा बताओ बताओ। ओनली द पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ हियर। अच्छा, only the states can make a law here, and only नहीं, both parliament and the states can make a law here. तो जो जो सब्जेक्ट मैटर्स यहाँ दिए हुए हैं, जैसे न्यूक्लियर, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, सिटीजनशिप, डिफेंस, इस सब पर लॉ बनाएगा केवल यूनियन। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लैंड, इस सब पर लॉ बनाएगा स्टेट। एजुकेशन, क्रिमिनल लॉ एक्सेट्रा, ये सब चीज पर बनाएगा बोथ। ठीक है, देखा हमको आता था।
इतना ही सी बात थी सर, इस पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? आपने बोला था मैं आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा, आर्टिकल्स पढ़ाओ, ये हमको आता है बेटा, यही था आर्टिकल 246 में। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद सब्जेक्ट टू एनी मैटर्स इन लिस्ट 1 ऑफ द 7th शेड्यूल। Legislature of any state has the power to make laws with subject of any matters in list 3 in the 7th schedule, and both of them can make on laws on the concurrent list. क्या बात कर रहे हो? तो ये जो मैंने अभी लिस्ट 1, 2, 3 की कहानी सुनाई है, ये आर्टिकल 246 में से है। Are you clear with this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर हमें पता ही नहीं चल रहा, आप आर्टिकल्स खत्म करे जा रहे हो और हमें पता ही नहीं चल रहा। वेरी नाइस। तो इतनी सी तो बात थी, मैंने तो बोला था, तुम्हें बताया था। तो आर्टिकल 245 मैंने पढ़ा दिया, आर्टिकल 246 भी मैंने पढ़ा दिया और तुम्हें पता ही नहीं चला। पार्लियामेंट केवल लिस्ट 1 पे बना सकता है, ओके। पार्लियामेंट और स्टेट दोनों के दोनों लिस्ट 3 पे बना सकते हैं और स्टेट्स केवल लिस्ट 2 पे बना सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा तो याद रखना, 246 बात कर रहा है 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, वहां पर है लिस्ट 1। तो ऐसे लिखना, पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ ऑन लिस्ट 1 and 3, स्टेट कैन मेक अ लॉ ऑन लिस्ट 2 and 3. Parliament has exclusive powers on list 1 and states have exclusive power on list 2. सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एनयू की कहते हैं सर, एनयू कहते हैं डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। बात समझ में आया या नहीं? एनयू की कहते हैं सर, एनयू कहते हैं 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल बोले तो इट इज आवर बिलीफ इन फेडरलिज्म। Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सबको समझ में आ गया? So, अगर मैं आर्टिकल 246 पढ़ूंगा तो मेरा यही कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियरली मैटर हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। क्या बोलते हैं सर इसको? इसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। समझ में आ रहा है? तो ये है लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। सबको समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? सर एक मन में ख्याल आया क्या? नहीं, ऐसे मन में ख्याल तो आ ही सकता है ना सर। क्या सर ऐसा हो सकता है? नहीं मतलब आप समझ रहे हो ना सर, ऐसा होने को हो सकता है कि कोई एक सब्जेक्ट मैटर हो, कोई तो एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर हो जो गलती से, नहीं मतलब गलती तो सारी से होती है सर, गलती से ना यहां डाली गई, ना यहां डाली गई, ना यहां डाली गई, भूल गए सर, इंसान है, भूल जाता है। एडमिट करो सर, भूल सकता है। हाँ भूल सकते तो क्या हुआ? देखा ना सर, जो लिस्ट 1 में भी ना भूल गए सर, आप भूल गए 100 सब्जेक्ट मैटर्स, भूल गए, हो जाता है। ए सब्जेक्ट मैटर आया XYZ, ये किसी लिस्ट में गया ही नहीं। अब कौन बनाएगा सर लॉ इस पे? कौन बनाएगा? ऐसे सब्जेक्ट मैटर को रेजिडुअरी मैटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? रेजिडुअरी मैटर्स, जो रह गए, जो कोइंसिडेंटली ना लिस्ट 1 में है, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में नहीं। सर जो मर्जी बोलते हैं, ये बताओ उस पे लॉ बनाएगा कौन? उस पे लॉ पार्लियामेंट बनाएगा। ये कौन बोलता है? ये बोलता है आर्टिकल 248। आर्टिकल 248 के अनुसार पार्लियामेंट गेट्स द एक्सक्लूसिव मैटर or power to make any law with any respect of any matter which is not enumerated anywhere else, and that matter is called as residuary matter. Sir, इस बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बाबा साहेब का कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, सब कुछ लिखा हुआ है। So the residuary matters will go towards the parliament. Are you understanding this? Or the powers of legislation, parliament shall have the exclusive power to make any law. इससे 2 पॉइंट्स याद रखना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी रेजिडुअरी पावर की बात हुई थी। हाँ सर, और तुम्हें याद होना चाहिए ये रेजिडुअरी पावर वाइसरॉय के पास गई थी। किसके पास गई थी? वाइसरॉय के पास। ओके, अगर तुम बॉर्न इन द यूएसए, अगर तुम हो, और अगर मैं रेजिडुअरी पावर इन यूएसए की बात करूं तो रेजिडुअरी पावर इन यूएसए जाता है स्टेट्स को, और ये मेरा इंडिया, ओ प्यारा इंडिया, तो रेजिडुअरी पावर जाता है पार्लियामेंट के पास। तीनों एमसीक्यू मैंने सॉल्व कर दिया। तो स्टेट्स ने रोते हुए मुझे फोन किया, बोला सिद्धार्थ जब रेजिडुअरी मैटर बॉर्न इन द यूएसए में स्टेट्स के पास जाता है तो हमारे पास काहे को नहीं आता?
नादान परिंदों, क्यों बार बार बुलाते हो? वी आर अ क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी। सबको समझ में आया या नहीं आया? ऐसे पढ़ते हैं पॉलिटी, समझ में आ रहा है या नहीं? दिस इज कॉल्ड टीचिंग, और मैं तुम्हें प्योर कॉन्स्टिट्यूशन में से पढ़ा रहा हूं। अभी भी तुम्हारी लॉटरी नहीं निकली तो फिर पता नहीं क्या, तुम्हें कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम पढ़ रहे हो। दिस इज एब्सोल्यूट। बहुत ही बढ़िया सर, तो आज के लिए हो गया काफी। ओके, और बाकी